Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is 2nd of July 26 and we are starting our today's lecture of SBR of ACCA at Finovate Institute of Accounting and Finance. आज हम कर रहे हैं चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज जो है सिर्फ दो ही केसेस में हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है वो तो आपको आइडिया होगा। रूल्स, कन्वेंशंस, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो नोट नंबर 1 होता है, जनरली वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी है क्या है, ये प्राइवेट है, पब्लिक लिमिटेड है, इसका बिजनेस क्या है, ये इनकॉर्पोरेट कब हुई थी। और नोट नंबर 2 जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो जनरली हमेशा अकाउंटिंग पॉलिसीज का होता है कि मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ जो एरियाज हैं, अकाउंट बैलेंसेज हैं, क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम क्या फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल्स की, प्रोविजन फॉर बैड डेट की, IS 2 की, IS 16 की, एटसेट्रा, वो सब आपने देनी होती है। अब बस आपने सबसे पहले तो है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कैसे करनी है जो आपको फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दे। क्या आप इसे चेंज कर सकते हैं अगला साल? सवाल ये है। तो कल हमने बात भी शायद की थी कि सिर्फ दो ही सिचुएशंस हैं जहां पे आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। या तो स्टैंडर्ड या लॉ चेंज हो जाए और वो जबरदस्ती रिक्वायर करे कि भाई आपने अब यही पॉलिसी लेनी है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। या फिर अगर आपका ये ख्याल है कि दूसरी पॉलिसी ज्यादा फेथफुल रिप्रेजेंटेशन दो, फिर उसके लिए आपसे सवाल किया जा सकता है कि थोड़ा साबित करें ना, प्रूव करें कि कैसे फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ये इम्प्रूव कर रही है। तो उसमें आप फंस सकते हैं, लिहाजा आपको बहुत सोच समझ के चेंज करनी है। तीसरा कोई तरीका है, ठीक है। तो ये है, एन एंटिटी शुड ओनली चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड और इफ द चेंज रिजल्ट्स इन मोर रिलायबल एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा जी। If new accounting standards normally include transitional arrangements on how to deal with any resulting change in accounting policy, if there is no transitional arrangements, changes in accounting policy should be applied retrospectively. The entity adjusts the opening balances of each affected component of equity and the comparative figures are presented। ठीक है, तो अगर तो ट्रांजिशनल एक फेज आती है, उसका मतलब ये होता है कि जब नया स्टैंडर्ड आता है तो स्टैंडर्ड को सेटर्स को भी अंदाजा होता है कि एकदम से इसे अप्लाई करना लोगों के लिए मुश्किल हो, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी लोगों की, बहुत ज्यादा गलतियां करेंगे। तो इन्हें थोड़ा टाइम दे दिया जाए कि पहले से वो अंडरस्टैंड कर लें, लोगों से डिस्कस कर लें, चीज़ों को देख लें। तो वो देते हैं जनरली आपको थोड़ा सा पीरियड कि आज अगर एक स्टैंडर्ड आया है, आज है 2 जुलाई, वो कहेंगे जनाब ये जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा ये 31 दिसंबर या 1 जनवरी 2027 से अप्लाई हो। तो उन्होंने आपको 4-5 महीने दे दिए है कि इसमें आप अपनी पूरी तैयारी करो। तो ये जो आपको फेज देते हैं इसे कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। तो अगर वो ट्रांजिशनल पीरियड देते हैं फिर तो वो 1 जनवरी के बाद ही एप्लीकेबल होगा, उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दें और पीछे वाली चीज़ों को आप चेंज ना करें। जनरली वो बताएगा आपको कि आप पीछे रीस्टेट ना करें चीज़ों को, बस आगे से अप्लाई करें। लेकिन अगर स्टैंडर्ड ऐसी कोई ट्रांजिशनल फेज नहीं देता, कहता है हमने बस स्टैंडर्ड दे दिया, इसे अप्लाई कर दें बस एज सुन एज पॉसिबल, फिर आपको इसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, एज्यूमिंग कि आपकी हमेशा से यही पॉलिसी, मतलब जब से कंपनी बनी है उससे लेके आज तक। तो डेफिनेटली पिछली कंपनी का अगर 20 साल से बनी हुई है कंपनी चल रही है तो 20 साल का डाटा तो नहीं देना। जब अगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगी तो उसमें ज्यादा मैक्सिमम डाटा क्या होगा, करंट ईयर का और पिछले साल का कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव में कहीं कहीं पिछले साल के ओपनिंग बैलेंसेस। आपने ये दो कॉलम चेंज कर देने हैं। करंट ईयर तो अकाउंटिंग, नई अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक ही बन जाएगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है, पहले तो बना ही नहीं था वो। जो पिछला आपने पिछले साल रिपोर्ट किया था उसे चेंज कर देंगे और एज्यूम करेंगे कि अगर ये नई पॉलिसी पिछले साल भी एप्लीकेबल होती तो ये क्या फिगर्स होती। तो बस आपने उसे चेंज कर देना, इसे कहते हैं रीस्टेट कर। ठीक है, तो आप पिछले साल को रीस्टेट कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त होगा जब नई अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो अ, ना बताए, सॉरी, नया स्टैंडर्ड आपको ना बताए कि ट्रांजिशनल पीरियड है या नहीं है, या अगर है तो कितने हैं। ठीक है, तो फिर उसे आपने देखा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वाली बात मैंने आपको अभी बता दी, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नीचे उसने इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया इस बॉक्स में, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बता दिया है कि जनरली नोट नंबर 2 जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसमें सब अकाउंटिंग पॉलिसीज ही होती हैं। और IFRS 18 भी, IS 8 भी आपको, और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स अपने तौर पे भी आपको बताते हैं कि आपको कम अज कम किस किस चीज़ की अकाउंटिंग पॉलिसी देनी चाहिए।
हर मटेरियल ट्रांजैक्शन की आपको अकाउंटिंग पॉलिसी देनी चाहिए। Entity must produce a disclosure note of accounting policies that details its material accounting policies. Accounting policies are likely to be material if related to material transactions, and the entity change the accounting policy during the reporting period, or the entity choose its accounting policy from one or more operations, or the policy was developed in the absence of a specific IFRS accounting standard, or the accounting policy relates to an area where significant judgments are required, or the accounting treatment of the transaction is complex. तो पहली बात है कि जो मटेरियल ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उन सब की अकाउंटिंग पॉलिसी देनी, जो भी मटेरियल कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे लेके चलते हैं। नंबर 2 पे वो ट्रांजैक्शन जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी भी अकाउंटिंग पॉलिसी बतानी है कि हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीसरे नंबर पे उसने फिर आगे वो चीजें उसने बतानी शुरू की हैं, मैं जरा आगे पीछे करके बता रहा हूँ। पहला है कि अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, पिछले साल कुछ और 30 साल कुछ और है, तो जो नई पॉलिसी है वो आपने बताना है कि पिछले साल हमारी ये थी और आज से ऑनवर्ड हमारी ये अकाउंटिंग पॉलिसी हो, चाहे मटीरियल ना भी हो, छोटे लेवल पे हो, बहुत मटीरियल आइटम से अभी रिलेट ना भी कर रही हो, लेकिन चेंज की है, तो चेंज को आपने मेंशन करना है और बताना है कि पुरानी पॉलिसी क्या थी और नई पॉलिसी क्या है। उसके बाद आपने entity choose its accounting policy from one or more options, or the policy was developed in the absence of a specific IFRS accounting standard। और अगर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस दी गई हैं और आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज किया है, जैसे 5-4 वेटेड एवरेज, दोनों ऑप्शंस हैं, आपने कोई एक चूज किया तो वो भी आपने डिटेल बतानी है कि हमने कौन सी ऑप्शन चूज किया और क्यों किए, ठीक है। और या कोई आईएफआरएस मौजूद नहीं है ऐसा जो उस आइटम से डील करता है और आपने अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जजमेंट बेस्ड बनाई है, वो भी देनी। ऐसे आइटम जहां पे जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उनकी भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने देनी, ठीक है। क्लियर है? तो बेसिकली इससे आपको क्या समझ आ रही है कि कहीं भी कोई ऐसी चीज जो कॉम्प्लेक्स है, जो मटेरियल है, या आपने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, या जहाँ पे भी आप जजमेंट बहुत इन्वॉल्व करते हैं, मतलब उसकी एग्जैक्ट फिगर्स तो मौजूद नहीं है, आप अपना एस्टिमेट तैयार कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी किस्म की कोई आप कह लें कॉम्प्लिकेशन मौजूद है, तो आपने उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी जरूर दे, ठीक है। जजमेंट इन्वॉल्व में कोई एग्जांपल कौन सी आ जाती है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, रेजिडुअल लाइफ, लाइफ ऑफ द एसेट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट, एटसेट्रा, ये सब आपने बताना है। उसका इलस्ट्रेशन 9 है, अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर, ठीक है। डिस्टिंक्शन, पीएलसी इज एन अकाउंटेंसी ट्यूशन प्रोवाइडर, मतलब ये अकाउंटेंसी का ट्यूशन देता है, जैसे हमारा इनोवेट है। इट एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स दैट इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स कंटेन टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एज डिटेल्ड बिलो। तो आईएफआरएस 15 के तहत जैसे दो ऑब्लिगेशन होती हैं भाई। आईएफआरएस 15 हम पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। आईएफआरएस 15 है रेवेन्यू, और आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप हो, आपने एडमिशन ले लिया, अब आपने तो अपनी पूरी सेमेस्टर की फी एडवांस में दे दी, तो क्या ये मेरा रेवेन्यू है? नो, ये मेरी अर्नर्ड इनकम। अब मैंने इसे किस तरह से इनकम में ट्रांसफर करना है, मंथली ट्रांसफर करना है, सेमेस्टर एंड पे करना है, और हमने जो इनकम रिकॉर्ड करनी है उसका तरीका क्या होता है? हमें एक्रूअल बेस पे जाना चाहिए कि जितनी इनकम, जितनी सर्विसेज हमने दे दी, उतनी ही अमाउंट इनकम की अर्न करें, जितनी सर्विसेज नहीं दी वो तो लाइबिलिटी है। तो मुझे कोई ना कोई प्रोसेस या प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा जिसके थ्रू मैं जो एडवांस पेमेंट ले लेता हूँ स्टूडेंट से, मैं ये डिसाइड करूँ कि इसमें से कितनी मैंने अनर्न में रहने देनी है और कितनी मैंने इनकम में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ वो कह रहा है ये जो ऑब्लिगेशन है ना कि मैंने आपसे एडवांस में फी ले ली, मेरी जिम्मेदारी है। फर्ज करें कल मैं कह देता हूँ सॉरी हमारा टीचर गायब हो गया है तो हम ये सब्जेक्ट अब ऑफर नहीं कर सकेंगे, तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर मेरी फीस वापस करें, और मुझे करनी भी है लीगली। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो नहीं करता, वो तो गलती भी मेरी है। तो वो मेरी ऑब्लिगेशन है आज, एज ऑफ टुडे इट्स माई ऑब्लिगेशन, इट्स नॉट माई रेवेन्यू। लेकिन अगर सेमेस्टर पूरा हो जाता है और ठीक ठाक गुजर जाता है, उसके बाद आप कहने से मुझे तो पढ़ने का मजा नहीं आया, मेरी फीस वापस करें, तो वो फिर ऑब्लिगेशन नहीं बनती। तो यहाँ वो कह रहा है कि उसकी दो तरह की ऑब्लिगेशंस बनती हैं रेवेन्यू से रिलेटेड। नंबर 1, टू प्रोवाइड द कस्टमर विद अ टेक्स्ट बुक, उसने आपको टेक्स्ट बुक देनी है। जो मैंने आपसे फीस ले ली उसके बदले में मैंने आपको स्टडी टेक्स्ट भी देना है। अगर जब तक मैंने नहीं दिया तो ये मेरी इनकम नहीं है।
ये तो मेरी ऑब्लिगेशन है। नंबर वन, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड एट ए पॉइंट इन टाइम व्हेन द टेक्स्ट बुक इज प्रोवाइडेड। तो जब मैं टेक्स्ट बुक आपको दे दूंगा, अब ये फिगर मैं अर्नड इनकम से निकाल के इनकम में डाल। यू प्रोवाइड अ कस्टमर विद 5 days ऑफ लेक्चर, जैसे डेमो लेक्चर्स कहते हैं। तो मैंने आपको 5 डेमो लेक्चर्स देने हैं, उसके बगैर मैं आपसे मतलब फीस को मैं अक्रू नहीं कर सकता कि मेरी इनकम आ रही है। अगर मैंने डेमो लेक्चर नहीं दिए तो फिर आप मुझसे पैसे वापस मांग सकते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम एज द एंटिटी प्रोवाइड्स द लेक्चर्स। तो वो कह रहा है ओवर टाइम को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं जब एंटिटी को बल्कि ये नॉर्मल लेक्चर्स की बात कर रहा है कि आपने 5 लेक्चर्स ही देने हैं। टोटल टोटल फीस के अगेंस्ट आपने 5 लेक्चर्स देने हैं। तो फिर वो कह रहा है जो जो लेक्चर्स होते जाएंगे उतनी उतनी अमाउंट रेवेन्यू में ट्रांसफर होती है। तो दो तरह की ऑब्लिगेशंस है। रेवेन्यू फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्ट इज मटेरियल। Distinction PLC must decide whether to disclose the above accounting policies. The following factors suggest that disclosure is not required. The revenue recognition policy was not changed during the year. The policies were not chosen from alternatives. The transaction is in question were covered by an IFRS standard. तो ये 3 पॉइंट जो है ये तो बताते हैं कि आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं। देर इज नो अल्टरनेटिव। तो जो स्टैंडर्ड में लिखा है वही करना है, स्टैंडर्ड भी मौजूद है। तो जिसने ये देखना है कि आपकी रेवेन्यू की अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वो जाके स्टैंडर्ड पढ़ लें। तो ये प्रिज्यूम्ड है कि जाहिर है आपने स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो आपकी पॉलिसी यही है। तो 3 पॉइंट्स हैं वो जो बता रहे हैं, और पॉलिसी चेंज भी नहीं की आपने। 3 पॉइंट्स तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि यू नीड नॉट गिव एनी डिस्क्लोजर। लेकिन बाकी जो 2 या 3 पैरामीटर्स है उन्हें भी पढ़ते हैं। हाउएवर डिस्टिंक्शन पीएलसी रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज रिलेट टू एन एरिया वेयर जजमेंट इज रिक्वायर्ड। आपने जजमेंट रिक्वायर करी है थोड़ी सी, कि जब आप स्टडी टैक्स देंगे तो अकाउंटिंग आप उसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो जो लेक्चर होते जाएंगे तो डिवाइडेड बाय 5 करके देंगे। अब लेक्चर सेटिस्फैक्ट्री रहा है कि नहीं रहा, स्टूडेंट ने कहा नहीं आपने तो सर से उतारा है, ये तो आपने 5 की तादाद पूरी की है, लेक्चर तो मजेदार नहीं था, दोबारा दें। तो ये जजमेंट्स हैं एक तरह से, मतलब कि ये कोई अथेंटिक चीजें नहीं है। इसके अंदर किसी हद तक आपको जजमेंट्स करनी पड़ जाएंगी कि मैं कितनी अमाउंट रेवेन्यू में ट्रांसफर करूँ, किस बेस पे करूँ, तो बेस आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो जब आपकी जजमेंट इन्वॉल्व है तो ऊपर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग पॉलिसी देनी है। नंबर 2, such as the allocation of the transaction price to each performance obligation and the determination of when control of textbook transfers to the customer or were applied in entity specific way। या आपने उसे अपने अंदाज में अकाउंटिंग पॉलिसी को अप्लाई किया, स्टैंडर्ड उसका मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड मौजूद है? यस। तो ये आखिरी पॉइंट से प्रिवेल ही नहीं करता। जजमेंट इन्वॉल्व है, अब डिपेंड करता है। अगर तो मैंने कहा कि ये आपकी फीस होगी 40,000, जिसमें टेक्स्ट बुक भी शामिल होगी और 5 लेक्चर्स भी होंगे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसमें टेक्स्ट बुक के कितने पैसे हैं और लेक्चर्स के कितने हैं, तो ये तो जजमेंट हो गई। मैंने कहा चलो इसका 30% टेक्स्ट बुक है और 70% लेक्चर है, तो ये जजमेंट हो गई ना। आप कहेंगे नहीं सर 30-70 कभी तो नहीं बनती, 60-40 होना चाहिए एक्सेट्रा। तो वो चीज़ तो मौजूद है किसी हद तक। लेकिन अगर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि आपसे टेक्स्ट बुक के हम ले रहे हैं 10,000 और बाकी 40,000 हम ले रहे हैं ट्यूशन के, तो जजमेंट वाला चक्कर भी खत्म हो गया। तो ये स्नैरियो बेस्ड आपने देखना है कि क्या ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो अगर तो सब की सब चीज़ें जो हैं वो नो में उनका जवाब है, तो आपको डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें एक या दो भी चीज़ें ऐसी हैं जो मटेरियल भी हैं और वो नहीं है, मिसिंग है, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। Distinction PLC concludes that disclosing the accounting policies for revenue recognition is necessary for the primary user of a financial statement to understand information in the financial statement. For example, understanding that some revenue is recognized at a point in time and some is recognized over time will help user understand how reported revenue relates to historical and future cash flows. This approach will help user to assess the entity's future cash flows, and this aid the users when making investment decision. अब ये चीज जो है वो हमेशा ही मौजूद रहेगी रेवेन्यू से रिलेटेड। अब रेवेन्यू के अंदर ये तो नहीं लिखा हुआ, या यूजर को जनरली ये तो नहीं पता कि आपके पास कितनी किस्म के रेवेन्यू। यहाँ 2 एप्लीकेशन हैं। हो सकता है सीधी सीधी बात होती है, आप मुझे पैसे देंगे मैं 5 लेक्चर दूंगा, वो तो बहुत क्लियर बात हो जाती है। अब इसमें टेक्स्ट बुक भी आ गई, ये भी आ गया, तो आपकी एप्लीकेशन भी 2 तरह की है। और फिर आपके रेवेन्यू के टाइप्स भी कई तरह के हैं। तो स्टैंडर्ड आप ये रिकॉग्नाइज तो नहीं कर सकता ना कि दुनिया में रेवेन्यू के तकरीबन 50 टाइप्स हैं बस।
अगर 50 हुई तो ये कर लेना, 49 हुई तो ये कर लेना। स्टैंडर्ड इतनी डेप्थ में तो जा भी नहीं सकता, जाता भी नहीं हो, तो गाइडलाइंस देता है। अगर आपके अपने ऑपरेशन ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेटेड है और वहां आपको स्टैंडर्ड को यूज तो करना है, लेकिन आपने पॉलिसी पहले स्टैंडर्ड के हिसाब से स्पेसिफिकली बनानी है मुख्तलिफ रेवेन्यूज की स्कीम्स की, तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना चाहिए। क्योंकि यूजर को जनरली नहीं पता है कि आपके रेवेन्यू कितनी टाइप्स हैं और कौन से रेवेन्यू की क्या पॉलिसी हमने रखी है, तो इस केस में जनरली आपको देनी चाहिए। इसके बाद आगे है जनाब, डिस्क्लोजर ऑफ सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, आपकी अगर अनसर्टेनिटी मौजूद है सर्टन चीजों में, वो सर्टन नहीं है, जजमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर आपको सोर्स बताना चाहिए कि ये अनसर्टेनिटी क्यों है, क्या मसला, और फिर मैं इसे रिजॉल्व कैसे करता। An entity should disclose information about the key sources of estimation of uncertainty that may cause a material adjustment to assets and liabilities within the next year, key assumptions about the future। तो आपको assumption about the future भी देने हैं कि मेरे ये assumption है जिसकी बेस पे मैं ये अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करूँ। इसके बाद चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है जी, एक मिनट, आगे चलेगा। जी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सॉरी पॉलिसी नहीं, अकाउंटिंग एस्टिमेट की बात हमने क्या की थी कि अकाउंटिंग एस्टिमेट आर जनरली बेस्ड ऑन जजमेंट्स एंड प्रोफेशनल जजमेंट एंड बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो इसमें चेंज होती रहती है, इसे हमने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली करना होता है, और रीस्टेटमेंट करने की भी जरूरत जनरली नहीं होती। बट कल मैंने शायद आपको बताया था कि अगर तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग जजमेंट और मेकिंग एस्टिमेट फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कुछ इंफॉर्मेशन स्किप कर दी थी, इग्नोर कर दी थी, और वो नहीं होनी चाहिए थी, इग्नोर इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, आप चाहते तो उसे यूज कर सकते थे, लेकिन मेरा आपकी नेग्लिजेंस है, तो वो फिर बाद में अगर एस्टिमेट चेंज हो जाता है, वो चेंज नहीं हुआ, वो एक्चुअली आपकी गलती डिटेक्ट हुई है, लोकेट हुई है कि आपने गलत एस्टिमेट किया था, उसे हम चेंज इन एस्टिमेट नहीं कहेंगे, उसे हम एरर। ठीक है, फिर वो एरर वाली उस पर जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई होते हैं। Accounting estimates are defined as monetary amounts that involve a degree of measurement uncertainty. Accounting estimates are an essential part of the preparation of financial statement. For example, उसने बता दिया है कि एग्जांपल क्या है वो देख लीजिएगा। A change in an accounting estimate is not the same as change in accounting policy. IFRS IAS 8 कहता है change in estimate must be recognized prospectively। ठीक है, ये वही चीज जो मैंने बता दी। प्रायर पीरियड एरर और इन चीजों में क्या फर्क है, अकाउंटिंग पॉलिसी में हमने एरर कोई नहीं की, पॉलिसी चेंज कर दी, एस्टीमेट चेंज हो गया तो आपने गलती कोई नहीं की, हालात वाकयात चेंज हो गए हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो जो फिगर आपने इनिशियली एस्टीमेट की थी वो चेंज हो गई है, तो उसका भी उसने बता दिया है। प्रायर पीरियड एरर का मतलब है कि जिस टाइम पे आपने एस्टीमेट तैयार किया था या जिस टाइम पे जो एंट्री की थी, वो एंट्री उस तरह होनी ही नहीं चाहिए, उस एंट्री की बुनियाद ही गलत है। अगर तो वो ऑथेंटिक फिगर पे थी तो आपने फिगर ही गलत दी, और अगर वो एस्टिमेट की बेस पे थी तो आपके एस्टिमेट की बेसिस गलत थी, तो उसे फिर हम एरर कहेंगे, प्रायर पीरियड है। तो सम आप याद रखें, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और प्रायर पीरियड एरर, दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है, दोनों को रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है। फर्क सिर्फ ये है कि एरर तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकती है। फर्ज करें कंपनी को 20 साल हो गए, एरर हुई है 4 साल पहले, तो पिछले 4 साल ही चेंज होंगे ना, उससे पीछे तो ठीक था सब। लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होती है तो हम एज्यूम करेंगे कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस ये नई पॉलिसी चल रही थी, तो आपको पहले दिन से अकाउंटिंग करते 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 वहां तक पहुंचना पड़ा। ठीक है, तो इसे आपने पढ़ लेना है, प्राइम पीरियड एरर को भी। प्रॉब्लम विद आई सेट भी आपने पढ़ लेना है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं है, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं। जेरेनियम, Geranium's production machinery has always been depreciated on a straight line basis. At the start of current reporting period, Geranium decides that the depreciation method based on units of production would more accurately represent the sources consumed. At this date, the carrying amount of the production machinery was 2 million. However, if the machinery had been depreciated using a units of production method since the purchase date, it would instead have a carrying amount of 1.5। ठीक है जी, क्लियर हो गया। द डायरेक्टर्स विश टू चेंज 0.5 million
wish to charge 0.5 million additional depreciation to current to correct this discrepancy. Discuss whether the directors of Geranium are correct. जी, तो क्या करना चाहिए? रेट्रोस्पेक्टिवली लेना चाहिए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? अगर एक सिंपल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती तो क्या होती? सिंपल एंट्री होती जो वो कर रहे हैं डायरेक्टर्स, क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और क्रेडिट क्या होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट को हम डायरेक्टली क्रेडिट नहीं किया करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और अभी क्या एंट्री होनी क्या चाहिए? असल में क्या होना चाहिए? डेबिट क्या होना चाहिए? करंट ईयर की एंट्री क्या होनी चाहिए? हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अगर कोई पॉलिसी चेंज ना होती तो आपके इस साल में डेप्रिसिएशन 10 मिलियन, लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो गई है तो आपको 5 मिलियन की एडिशनल डेप्रिसिएशन करनी पड़ रही है। ठीक है, डायरेक्टर्स कहेंगे 5 मिलियन को भी इस साल में डाल दो, तो एंट्री क्या पास करो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 - 5 15 से कर दो, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है ना, 5 मिलियन ही कम रिकॉर्ड हो गई है ना, तो बड़ा। वो कह रहे हैं, डायरेक्टर्स कह रहे हैं ऐसे करो, हमने फैसला किया कि नहीं ये गलत। अब हम जो एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे? अब ये करंट ईयर की एंट्री करने से होगी। जी, अच्छा 10 मिलियन का भी मैं बता दूं। 10 मिलियन की जो एडिशनल डिप्रिसिएशन होगी है ना, ये पिछले साल होगी। लेकिन इस साल भी जो पॉलिसी चेंज हुई है, ये भी 5 ही रहेगा, जो 5.5 हो, अकॉर्डिंग टू नई पॉलिसी। करंट ईयर जो है ना डिप्रिसिएशन, करंट ईयर की जो आपने चार्ज करनी है, वो 5 मिलियन ही रहेगी, 5.5 हो। ठीक है, प्रीवियसली ये 5 के हिसाब से चल रही है। और पिछले सालों में अगर हम नई पॉलिसी अप्लाई करते हैं तो पिछले साल में, इस साल के ओपनिंग बैलेंस में या इस साल के शुरू तक पिछले सालों में जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 10 मिलियन का, कि डिप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है। पिछले सालों की कितनी कम चार्ज हुई है? 10। इस साल की ओरिजिनली कितनी चार्ज होती थी? हर साल 5, लेकिन इस बार नई पॉलिसी के हिसाब से कितनी बनती है? 5.5। अब करंट ईयर में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने से बुक होगा? 5 से या 5.5 से? 5.5। तो ये एंट्री होगी। ये तो वो तो कह रहा है 10 और 5.5, 15.5 की एंट्री पास कर। वो तो ये कह रहा है ना, 5.5 इस साल का, और 10 साल जो पिछली अंडर डिप्रिशिएटेड है, अंडर एस्टिमेटेड है, अंडर कैलकुलेटेड, कुछ भी कह रहे हैं, उसे बढ़ा दो, सबको जिस हिसाब में बढ़ा दो। हमने कहा ये नहीं हो सकता, ये तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, कि पीछे ना छेड़ो आगे चलो, और आज को ठीक करो और फ्यूचर में चेंज करो, ये नहीं। हमने पिछला भी चेंज कर। अब इन चीजों को जेब पे रख के मुझे बताएं कि इस साल की एंट्री तो हमने कह दिया कितनी होगी? 5। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5.5। ये तो हो गया ठीक, करंट ईयर की एंट्री तो हो गई। 10 मिलियन जो ठीक करना है, इसकी एंट्री क्या हो? डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा? शाबाश। बेटा रिमेनिंग के साथ में तो ये आ गया ना। हम तो इस साल के शुरू में जो पीछे का डिफरेंस है, वो टोटल एंट्री उसकी पास करनी है 10 मिलियन, या उसकी बात करेंगे आज उसकी एंट्री क्या पास। रिमेनिंग लाइन के हिसाब से तो 5.5 निकाल दिया ना हम, कि आज से ऑनवर्ड हम 5.5 ही चार्ज करेंगे, या जो भी बनती है वो चार्ज करेंगे। वो रिमेनिंग लाइफ और वो सबके हिसाब से निकाली ना रेजल्ट करके। लेकिन पिछले साल में जो ओवरऑल फर्क नजर आ रहा है 10 मिलियन का, इसे एंटर करना है एज एन एक्सपेंस, इसकी क्या एंट्री? करंट ईयर में नहीं डाल सकते, करंट ईयर के प्रॉफिट वो तो प्रोस्पेक्टिव हो, रेट्रोस्पेक्टिव पिछले सालों को भी चेंज किया, तो उसकी क्या एंट्री होगी? नहीं समझ आ रही? चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कि मैं चाह रहा हूं कि इसे आप थोड़ा समझ लो।
ताकि जब आप इसका कोई केस स्टडी हुए वो आप इसे आसानी से कर सकते। मैं इसकी एग्जांपल बना देता हूँ। ईयर 1, ईयर 3, 4, 4 साल हमने एक एसेट लिया था 1 लाख, 10% डिप्रिसिएशन थी, तो 10 लाख के हिसाब से ये 90 हो गया था, फिर ये 80 हो गया, फिर 90 हो गया था, फिर 10 की लगी थी तो ये 80 हो गया था, फिर 80 और 10 की लगी थी तो ये 70 हो गई। अब इस साल में हमने कर दिया ठीक। ठीक है, हमने इनका रेट इसका 10% नहीं होना चाहिए, इसका रेट 20% हो। और 10% का मतलब है कितने साल इसकी लाइफ थी, 10% रेट का मतलब है इसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल। 20% रेट का मतलब है इसकी लाइफ क्या थी, हाँ, 5। ठीक है, अब हमें 5 साल पे करना है, तो हमारी ये डेप्रिसिएशन की फिगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब फिगर क्या चेंज हुई है, पैसे चेंज हुई है, कितना करना है, 70,000 को अब हमें करना है ना डेप्रिसिएट, तो 70,000 को हमें अब करना है डिवाइडेड बाय, पहले हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाय 10 किया था। तो 1, 2 और 3 साल गुजर गए थे, तो 70,000 को बाकी 7 सालों से डिवाइड करना था, तो फिर वही 10 आ जाना था अगर पॉलिसी चेंज ना हो तो। लेकिन अब 70,000 को डिवाइड करना है, ये वैसे मैं कोई और चीज बता रहा हूँ, अपनी चेंज पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं assume कर 70 साल को डिवाइड करना है, कितने साल बाकी है, 5 साल हो गए, तो 5 के हिसाब से 2 रह गए हैं, चलो तो आपने 2 से डिवाइड करना, तो आपकी इनकम होगी 35। लेकिन ये वाली चीज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, क्योंकि हमें लाइफ चेंज है। अब बस ये समझने के बाद की जो डेप्रिसिएशन बनती है वो 35 है इस साल। तो अब आप यहाँ पे 10 नहीं लेना, 35 लेना। ये लाइफ वाली चीज हो जाए, वो तो वैसे मैंने एग्जांपल दी है, पॉलिसी चेंज हो उस वजह से जो इस साल की डेप्रिसिएशन बनती है वो तो 35 रहेगी। अब हमने क्या है, इसे तो रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करेंगे, ये अब 35 ना दें, इसे करने की कोई हमारी एग्जाम्पल दी है। हमने लेनी है आइंदा जो डेप्रिसिएशन है वो लेनी है 7 7,000, 10 नहीं लेनी, 7 लेनी। तो चौथे साल में हम 7 ले लेंगे, आगे भी 7 लेंगे, वो तो कर लेंगे। लेकिन अगर ये पॉलिसी पहले दिन से चली होती तो डेप्रिसिएशन क्या होती, 10 ना होती, 7 होती, 10 ना होती, 7 होती, 10 ना होती, 3 3 3, 9 मिलियन कम रिकॉर्डेड है ना। तो करंट ईयर में तो 7 रिकॉर्ड कर ली, बात ठीक हो गई, जो पीछे 9 मिलियन का फर्क आ गया है कि उसे करंट ईयर में कैसे ठीक करो, ये मेरा सवाल, क्या एंट्री पास करो। तो अगर तो मैं करूंगा एक्सपेंस टू रिलेटेड एप्रिसिएशन, वो तो सारा जो 9 मिलियन है वो तो इधर ही आ जाएगा, इस साल भी चार्ज हो जाएगा एक्सपेंस को, तो 7 मिलियन जुमा 9, 16 मिलियन पूरा करंट ईयर में आ जाएगा। पिछले साल तो चेंज ही नहीं हुए, लेकिन हमने क्या कहा है कि चेंज इन पॉलिसी तो पीछे से लेके आनी है। इसका मतलब है इसमें भी 10 को 7 करना है, इसमें भी 10 को 7 करना है, इसमें भी 10 को 7 करना है, और यहाँ भी 7 करना है, फिर आगे भी 7 चलेगा, तो ये करना पड़ेगा। अब ये 10 को 7 कैसे करूँ, ये तो ऑडिट भी हो गया, क्लोज हो गया, 3 साल पुरानी बात है, ये भी क्लोज हुआ हुआ है, ये भी क्लोज हुआ हुआ है। अब इन तीनों के अंदर 3 3 मिलियन जो मैंने कम करना है डेप्रिसिएशन में, बढ़ाना नहीं है, कम करना है, कैसे करूँ। मेरे पास अब जो मैंने प्रेजेंटेशन देनी है वो कितने सालों की देनी है जी, नहीं प्रेजेंटेशन 1 साल की नहीं देते, आप करंट ईयर देते हैं और कंपैरेटिव भी तो देते हैं। और कंपैरेटिव में क्या होगा कि क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, एक्सपेंस ये हुआ और ये क्लोजिंग, तो इसका मतलब है जब मैंने कंपैरिजन भी चेंज करना है, इसे भी करना है, तो मैं पिछले साल तो दे ही नहीं रहा, लेकिन पिछले सालों की फिगर पिछले साल तक पहुंचेगी, तभी उसका ओपनिंग क्लोजिंग बनेगा ना। तो अब हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ये है हमारी डेप्रिसिएशन वाला जो एंट्री है। ठीक है, हमारी, आप ये ध्यान में रखें कि अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, अभी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसे समझ लो तो चीजें मिला के लेके चलो। एसेट की को जब डिप्रिशिएट किया जाता है तो एसेट और उससे रिलेटेड डिप्रिसिएशन, टोटल ये फिगर्स कहाँ कहाँ पड़ी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेट की कॉस्ट कहाँ पड़ी होती है, स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन में। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बैलेंस कहाँ पड़ा होता है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कहाँ पड़ा होता है, थोड़ा सोच के बताओ। अब इस चीज को आपने समझना है।
हमारे पास एसेट के कितने लेजर अकाउंट्स होते हैं लेजर बुक में एसेट से रिलेटेड? एक एसेट का अपना कॉस्ट का अकाउंट होता है, जो खरीदा है एसेट अकाउंट, 1 लाख का खरीदा था जो डेबिट हुआ हुआ, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट होता है जिसमें हर साल की डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही होती है, ठीक है। और तीसरा भी अकाउंट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, होता है क्या नहीं? डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या कीजिए हमने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, तो क्रेडिट कैसे किया था, एसेट को तो नहीं किया था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो एक अकाउंट होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 3 अकाउंट एसेट से रिलेटेड चल रहे हैं, ठीक है। पहला साल है, एसेट परचेज किया, एंट्री क्या होगी, एसेट टू कैश, तो एसेट डेबिट होता है। पहला साल खत्म हुआ, डेप्रिसिएशन की एंट्री हुई, क्या एंट्री होगी, और क्रेडिट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। तो अब एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या हो गई, 100 - 10 90, तो बैलेंस शीट में क्या शो होगा, 90। तो फिर ये 100 कहाँ शो हो रहा है, बैलेंस शीट में, वो 10 कहाँ शो हो रहा है, बैलेंस शीट में, दोनों नेट ऑफ हो रही है, दोनों बैलेंस शीट में जा रहा है। ये तो 10 डेबिट हुआ, ये कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये चलता रहता है। अब ये याद रखना है, पहले साल पीएल में कितना गया, 10। अब दूसरा साल आता है, दूसरा साल आता है, मजीद 10 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, इधर ओपनिंग बैलेंस आया था 10, मजीद 10 चार्ज हो गया, तो बैलेंस कितना हो गया, 20। और फिर बैलेंस शीट बनी, अब बैलेंस शीट में 100 फिर चला गया एसेट, और माइनस कितना हो गया, 20, 80 की पीएल हो गई, और ये 10 दिन सेकंड ईयर में कहाँ चला गया, पीएल। तो 2 सालों में पीएल में कितना जा चुका है, 20, और 2 सालों में बैलेंस शीट से कितना माइनस हो रहा है, 20, और एसेट हर चीज प्रॉपर चल। तीसरे साल में फिर यही हुआ, एसेट नया नहीं खरीदा वही है, तो एसेट को 100 है, तीसरा साल फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हुई, राइट, और इधर ओपनिंग बैलेंस आया 20, 10 और हो गया, तो 30 का बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट बनी, ठीक है। 100 - 30 70 बैलेंस शीट में शो हो गया। और अब पीएल में टोटल पूरे एसेट के खरीदने से लेके आज तक कितना जा चुका है, 30, लेकिन इस साल कितना गया है, 10। हर साल कितना गया, 10, लेकिन टोटल कितना जा चुका है, 30। अब जब फोर्थ ईयर आया तो मैंने कहा नहीं यार, मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ। जब मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ तो ये एंट्री 10 से नहीं होनी है, 7 से, ठीक है। लेकिन ये आज 7 से नहीं होनी, अगर ये पॉलिसी में पहले दिन से अप्लाई करता तो मेरी डिप्रिसिएशन 10 ना होती, 7 होती। तो करंट ईयर में तो मैंने ठीक कर लिया 7, और इधर भी मैं ओपनिंग में 7 डालूंगा, लेकिन यहाँ जो फर्क है, ये 30 ना होता, ये कितना होता, 9 कम हो जाता ना, 21 होता, लेकिन है 30। तो इस 30 को 21 भी तो करना है या अब नहीं करना, ये बात हो रही है। तो 21 इसे करने के लिए क्या करूं, इसे कम करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, क्रेडिट किसे करूं, इनकम हो गई, इनकम। ये तो कोई तरीका नहीं है, वो तो पूरा फिर 9 मिलियन करंट ईयर में ही आ गया। ये नहीं करना, हमें पिछले सालों को चेंज करें। अब मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन से साल को कर रहा हूँ, करंट ईयर को और पिछले साल को, ये बात समझ आ गई। अब हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव है। बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट जा रहे हैं अभी, सिर्फ इससे रिलेटेड, दो, कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड। अगर तो ये पॉलिसी चेंज ना होती तो यहाँ लिखा होता कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड, यहाँ लिखा होता कॉस्ट 100 लेस एक्यूमुलेटेड, कितनी हो जाती, 40, तो 60 आ जाता, ऐसे ही है। और पिछले साल क्या होता, कॉस्ट 100 लेस कितना होता, 30, तो 30 और 70 शो हो रहा होता। ये अगर कोई चेंज ना होती तो फिर ये बिल्कुल ठीक बैलेंस शीट है, इफ देयर वर नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब पॉलिसी हो गई है चेंज, तो यहाँ क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड। अब यहाँ मुझे कितना चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो खैर आज की फिगर चाहिए 9 के हिसाब से, 7 के हिसाब से, 7 के हिसाब से ये चौथा साल, तो कितने डिप्रिसिएशन हो चुकी होती है, 7 × 4 28। तो मुझे तो यहाँ 40 नहीं चाहिए, 28 चाहिए, तो मैं 28 करूंगा, तो ये जो भी आता है 82 आता है, 82 चाहिए। अब 28 जो है वो करंट ईयर पे कितना एक्सपेंस होगा,
और ये 28 में अपनी मर्जी से तो नहीं कर पाऊंगा ना, ये कहाँ से आ गया 28, मतलब चीजें आउट हो जाएंगी, तो मुझे पीछे से भर्ती करते रहा। अब अगर मैं इसे 28 करता तो पहले साल में ये एंट्री होती 7 की, और यहाँ जाता 7, तो कितनी फिगर ज्यादा या कम जाती, 3 की। तो मैंने 3 ज्यादा डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, और उधर भी 3 ज्यादा डाल दिया। उसे कम करना तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और इनकम क्रेडिट उस साल में होती तो, लेकिन ये इनकम तो क्लोज हो गई है। जब ये 3 मिलियन का फर्क है क्लोज हुआ है, तो ये अल्टीमेटली कहाँ जाके पार्क हो गया, प्रॉफिट कहाँ जाके ऐड हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर कैरी हो जाता है अगले साल। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तो और चीज है। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो अर्न प्रॉफिट है, हम कहते हैं जी प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 मिलियन। अब ये कहाँ जाके किस चीज में ऐड कर देते हैं, बैलेंस शीट में जाता है कि नहीं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, प्रॉफिट लॉस को खत्म कर देते हैं और फिगर उठा के अनडिस्ट्रीब्यूटेड में ऐड कर देते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ शो होता है, इक्विटी में। तो हमने इक्विटी बढ़ा दी, अब वो इनकम स्टेटमेंट नहीं रही, अब वो इक्विटी में चली गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में चली गई फिगर। तो जब हमने इसे क्लोज किया तो 10 मिलियन पूरे का पूरा कहाँ चला गया, इक्विटी में। लेकिन जाना कितना चाहिए था, 7 का एक्सपेंस जाना चाहिए था, तो 3 मिलियन जो है वो इक्विटी में ज्यादा चला गया, एक्सपेंस ज्यादा चला गया, तो इक्विटी 10 मिलियन से कम हो गई। यही मतलब है, होनी कितने से कम चाहिए थी, 7 से। इसका मतलब है इक्विटी हमने ज्यादा कम कर दी है, प्रॉफिट कम हुआ हुआ है, इसे बढ़ाना है। समझ आई। अब वो क्लोजिंग बैलेंस पहले साल का इक्विटी का फिर कैरी होता है और दूसरे साल में आ जाता है। अब दूसरे साल में फिर फर्क पड़ गया 3 मिलियन का, तो एक 3 मिलियन पीछे से इक्विटी में चेंज डिफरेंस आया, 3 मिलियन इस साल का हो गया, तो 6 मिलियन का फर्क आ गया। फिर तीसरे साल में भी यही हुआ। अब ये 9 मिलियन का फर्क कहाँ पे पड़ा हुआ है, इक्विटी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। प्रॉफिट लॉस को हम चार्ज नहीं कर सकते, वो तो करंट ईयर को रिलेट कर। अब हमने कम क्या करना है, एक्यूमुलेटेड को 30 मिलियन से कम करना है, 9 मिलियन से। एक्यूमुलेटेड को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट तो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो कम कर सकते हैं, उसका बैलेंस पड़ा हुआ है। दूसरी साइड पे प्रॉफिट फॉर द ईयर को हम बढ़ा या कम नहीं कर सकते, वो तो हर साल क्लोज होता है। कौन सी फिगर, ये प्रॉफिट के पिछले 3 सालों की फिगर कहाँ पड़ी हुई है, इक्विटी में, तो इक्विटी को बढ़ा देते। समझ आई। तो अब एंट्री क्या होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 9 मिलियन टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 9 मिलियन। तो डायरेक्ट ये चेंज कहाँ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, इक्विटी में जाके शो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में शो होगी, इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं जाए। अब बात समझ आई। अब जब हमने प्रेजेंटेशन देनी है, तो यहाँ तो हमने क्या कर लिया, यहाँ हमने किया कि एसेट की कॉस्ट 100 थी, और आज तक की नई पॉलिसी के हिसाब से कितनी डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 28। तो हमने 28 एक्चुअल फिगर निकाली और इधर कर दिया 82, 72, यही बनती है 72। अब इसे भी तो चेंज करना है। अब आपने क्या किया था, कॉस्ट तो वही थी, लेकिन पिछले साल के एंड तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी नई पॉलिसी के हिसाब से, 21। शाबाश, यहाँ 21 करना है, और इसे क्या कर देना, जो भी बनता है 79, 72। ठीक है। अब ये भी जो 21 आया है, पीछे से आया है ना, ये खुद डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमने कहा देखा, पूरी कैलकुलेशन बनाई, तब हमें पता चला ये 21 आना चाहिए। तो कैलकुलेशन तो पीछे से आएंगी, लेकिन यहाँ आके आप उसे एडजस्ट करोगे, पिछले साल को भी रीस्टेट करोगे, करंट ईयर को करना ही है। अब जब इसका कंपैरेटिव देना है, हमने ये बताना होता है एसेट का कि ओपनिंग बैलेंस कितना था, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड का, एक्सपेंस कितना, क्लोजिंग का। करंट ईयर का तो दे दिया, करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना था एक्यूमुलेटेड का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 21। तो हमने कहना है ओपनिंग बैलेंस 21 एट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 7 और 28। करंट ईयर के लिए बना दिया, तो हमने कंपैरेटिव भी तो देना है कि नहीं देना, पिछले साल का नोट्स में कंपैरेटिव में ओपनिंग बैलेंस कितना देंगे, 40। तो हमें 40 की फिगर भी तो चाहिए ना, बैलेंस शीट के फेस पे तो नहीं चाहिए, लेकिन पीछे नोट्स में तो चाहिए। तो पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी रीस्टेट हो जाएगा, पिछले साल का एक्सपेंस भी रीस्टेट हो जाएगा, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली रीस्टेट हो जाएगा। अब समझ आई इसकी लॉजिक, ये वो कहना चाहिए।
शो आपने 2 साल ही करने हैं, लेकिन वर्किंग पीछे से बना के लाओगे तो वर्किंग बनेगी ना, नहीं तो बन नहीं सकेगी, डायरेक्ट वर्किंग तो नहीं बन सकती। अब पूरे सीरीज में आ रही है वर्किंग, तो अपने पिछले सारे साल आपको एडजस्ट करके वहां तक पहुंच। अब ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसे आपने याद रखना। तो ये अब इसका जवाब आपने देख लेना है और कल आप मुझसे डिस्कस कर लोगे अगर आपको नहीं समझ आती। आगे स्टैंडर्ड आ गया जी, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसका मैं आपको समरी बता दूं कि सर्टेन टाइप्स ऑफ कंपनीज, खासतौर पर जैसे लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि आम कंपनी तो साल के एंड पे एक ही बार ऑडिट करवाती है और अपने अकाउंट ऑडिट करवा के यूजर्स को भेज देती, स्टॉक एक्सचेंज को या जहां जहां उसने भेजने हैं। अगर लिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजेगी, अनलिस्टेड है तो स्टॉक एक्सचेंज को नहीं भेजती वो, लेकिन अपने जो रेगुलेटर है उसे देती है, अपने शेयर होल्डर्स को देती है। अगर वो जो लिस्टेड कंपनी है वो भी साल के अंत में ऑडिट करवाएगी, सबको भेज देगी। बट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड सर्टेन अदर कंपनीज, जनरली लिस्टेड कंपनीज ही, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई, हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे इतनी आसानी से। आपने बहुत मैस लेवल पे लोगों का पैसा पकड़ा हुआ है, आपने मार्केट में शेयर बेच के पैसा पकड़ा जो लोग आपको डायरेक्टली जानते ही नहीं, आपने उनसे भी पैसा लिया है। हम तो आपको ज्यादा रिपोर्टिंग मांगेंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। उन्हें ये कहा जाता है कि सिर्फ एनुअल अकाउंट्स बनाने काफी नहीं है, आप क्वार्टरली अकाउंट्स भी करो। कि एक कंपनी का ईयर है 1 जुलाई से 30 जून, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर, 3 महीने, वो क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर के 3 महीने के अकाउंट भी बनाएगी। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, सेकंड क्वार्टर, इसके अकाउंट्स भी बनाएगी, और ये जनरली पहले दोनों क्वार्टर को ऐड करके कंसोलिडेटेड 6 मंथ्स के भी बनाएगी। फिर थर्ड क्वार्टर के बनाएगी, 31 मार्च तक के, 9 मंथ्स के, और 3 महीने के बदलेगी, और फिर एनुअल ऑडिट तो होना ही होना। हर कंपनी ने ये नहीं बनाने, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्होंने फिर 3 तरह के इंटरिम अकाउंट्स भी देने। इंटरिम होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, अभी पीरियड खत्म नहीं हुआ, अब इसमें 3 महीने हुए, 3 महीने के इंटरिम अकाउंट्स। अब इसमें 6 महीने खत्म हुए, 6 महीने के इंटरिम। 9, तो 9 के इंटरिम। 12, तो साल खत्म हो गया, वो इंटरिम तो नहीं है, वो तो एनुअल अकाउंट्स। तो लिस्टेड कंपनीज ने आप 3 तरह के और भी अकाउंट्स देंगे, क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर के, सेकंड क्वार्टर के, और थर्ड क्वार्टर के। इसका भी अपना स्टैंडर्ड है, और वो कह रहा है कि स्टैंड को आपने कैसे चलाना है, ये अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो ना, पहले 3 महीने हैं, कंपनी का बिजनेस चल रहा है। अब कंपनी ऑडिट करवाना इतना आसान नहीं होता, सारे अकाउंट्स आपको देने होते हैं ऑडिटर को, ऑडिटर बैठता है, चीजें चल रही होती हैं, वो बहुत बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। आपके मैनेजर्स भी उसमें एंगेज होते हैं, ऑडिटर भी एंगेज होता है, और आपके अपने काम थोड़े स्टेकअप हो रहे होते हैं। अगर आप कंपनी को ऑडिट पे लगा रखोगे कि 3 महीने बाद, अभी 3 महीने गुजरे हैं, लो जी ऑडिट शुरू करो, अब 6 महीने हैं, फिर करो, 9 महीने फिर करो, तो बिजनेस क्या करेगी? वो तो फंसे रहेंगे। तो लॉ फिर एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि इसके ऑडिट का क्या करना है, इसे बनाना कैसे है। फिगर्स जो कैलकुलेट होती हैं जजमेंट की बेस पे भी होती हैं, एक्चुअल फिगर भी इकट्ठी की जाती हैं। अब ये कहना कि 3 महीने के अकाउंट्स बना दो, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन 3 महीने के लिए ट्रायल बैलेंस को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, तो ठीक ठाक एक्टिविटी होगी। आप तो उसी में फंसे रहेंगे, अब बिजनेस क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं, फिर इतने रिगरसली काम ना करो, क्वार्टरली अकाउंट्स में उतनी एफर्ट ना करो जितनी तुम एनुअल अकाउंट्स की करते हो, लेकिन इतनी जरूर करो। तो वो जो फिर उसने प्रिंसिपल बनाए हैं इंटायरम रिपोर्टिंग के, अब हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान में जो पहले क्वार्टर के अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट नहीं करवाया जाता, बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं करवाया जाता, मैनेजमेंट खुद ही बनाती है, बेस्ट एस्टिमेट और बेस्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे, और उन्हें बस भेज देती है उसको। जो 6 मंथ्स के होते हैं सेकंड क्वार्टर के एंड पे, उसमें लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑडिट तो नहीं करवाना, एक और एंगेजमेंट होती है रिव्यू, आपने रिव्यू करवा। वो रिव्यू में फिर स्कोप ऑडिटर का इतना ज्यादा नहीं होता, ऑडिटर जल्दी खत्म कर देता है। और ऑडिट में रिव्यू का अपना स्टैंडर्ड मौजूद है, जो ये बताता है कि कौन से काम आपने रिव्यू में तो जरूर करने हैं, लेकिन ऑडिट वाले करने की जरूरत है, उसके भी स्टैंडर्ड है ऑडिटर। बहरहाल वो रिव्यू आपने करवा, 9 मंथ्स में फिर आपने कुछ नहीं करना, खुद ही बनाने हैं और लोगों को दे। अब वो सारे जो प्रिंसिपल हैं वो पढ़ लें, ठीक है, कि ये क्वार्टरली जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इसमें किन किन चीजों का ख्याल। Interim financial reports are prepared for a period shorter than a full financial year. Entities may be required to prepare interim reports under local law or listing regulations. IS 34 does not require the preparation of interim reports, but sets out the principles that should be followed if they are prepared and specifies their minimum factor. वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड कह रहा है
कि तुम हर सूरत बनाओ, लेकिन कह रहा है अगर तुम्हारे मुल्क का ये लॉ कहता है कि बनाओ, तो फिर अगर बनाने हैं तो फिर इन असूलों का ख्याल रखो। ठीक है, तो वो हमको पढ़ने लगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने पढ़ लेना है, इसमें वही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से कैसे रिलेट किया जाता है, कंपोनेंट्स क्या है इसमें। नंबर वन, a condensed statement or statements of financial performance for the current interim period and cumulatively for the current financial year to date। ठीक है, मतलब इंटरिम रिपोर्टिंग जो हो रही है उस पीरियड की अपनी भी फिगर्स और उस पीरियड तक उस साल की टोटल फिगर्स। पहला क्वार्टर खत्म हुआ, कितने महीने गुजरे हैं? 3। तो टोटल कितने महीने गुजरे हैं? 3। तो क्वार्टर भी 3 का है, तो आपने वो क्वार्टरली अकाउंट्स देने हैं। सेकंड क्वार्टर आता है 6 महीने बाद। इस क्वार्टर के अपने कितने मंथ्स हैं? 3। लेकिन टोटल कितने मंथ्स गुजर चुके हैं? 6। तो आपने 3 भी देना है और 6 की फिगर, 6 सब महीने का भी आपने फिगर्स देने हैं। क्वार्टर 9, थर्ड क्वार्टर कितने का? 3। लेकिन टोटल कितने गुजर चुके हैं? 9। तो 3 मंथ्स की फिगर भी देनी है और पिछले 9 मंथ्स की टोटल मिला कर, वो ये कहना चाहिए। कंसोलिडेटेड भी देनी है, ठीक है, उस साल की, और क्वार्टर की अपनी भी देनी है। अ कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये इनकम स्टेटमेंट का वो बात कर रहा था जिसमें आपने 3, 6, 9 और कंसोलिडेटेड भी देनी। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी है। अब वो क्या बनानी है? फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द करंट इंटरिम पीरियड विद द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो आपने ये देना है कि करंट ईयर की क्या फिगर थी, है उस क्वार्टर की, और पिछले साल की क्या फिगर थी, स्टेटमेंट एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस, पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसकी क्या फिगर। एक है कि पहले क्वार्टर, इस साल 3 महीने का क्वार्टर है तो उसकी ये फिगर था, और पिछले साल भी इन 3 महीनों की ये फिगर्स थी, वो नहीं। इस साल तो 3 महीने की है, पिछली जो पिछला साल क्लोज हुआ है ना, पूरा ईयर क्लोज हुआ है, वो फिगर्स है। अब सवाल है कि जो कंपैरेटिव कैसे बन जाएंगी, ये तो 3 महीने है, वो पूरा साल है। तो कंपैरेटिव है बेटा, वो ऐसे हैं कि मैं कहूँ आपने पिछले 3 साल में क्या इनकम अर्न की, आप बता दोगे। अच्छा, उससे पिछले बार इन्हीं 3 महीनों में क्या की थी, आप बता दोगे। तो वो तो बात समझ आती है कि हर महीने की इनकम फर्क होती है, हम एक साल को महीने से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि 30 जून को आपके पास कितने एसेट्स है, आप बता दोगे। अब मैं कहता हूँ आज मेरे पास इतने एसेट्स हैं। अब इसमें पीरियड मैटर नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ टाइम मैटर कर रहा कि आज और उस वक्त, तो पिछले 3 महीने से आज तक कितनी चेंज आई है मैंने बता दी। तो यहाँ वो वाला चक्कर नहीं होता कि आपने पिछले भी उन्हीं 3 महीनों की फिगर देनी है। यहाँ आपने पिछले साल के एंड की जो टोटल फिगर है वो देनी है। उससे पता चल जाएगा कि पिछले साल के एंड तक ये था आपके पास, और अगले 3 महीनों में ये चेंज आई, अगले 6 महीनों में ये चेंज। तो यहाँ वो क्यूमुलेटिव वाला चक्कर नहीं है और वो रिस्पेक्टिव पीरियड वाला चक्कर नहीं है। आपने करंट पीरियड का देना है, 3 महीने का, 6 का, 9 का, लेकिन पिछली जो फिगर आपने देनी है वो पूरे साल की देनी है और पिछले साल के एंड की फिगर। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अ कंडेंस स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, चेंजेस इन इक्विटी भी कंडेंस दे देनी है। ठीक है, उसमें क्या देना है? change in equity cumulatively for the current year with comparative for the corresponding period of the preceding financial year। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपने वो इनकम स्टेटमेंट वाला काम करना है कि इस पीरियड को पिछले पीरियड से कंपेयर करना है, पिछले क्लोजिंग इक्विटी से कंपेयर नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद कंडेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट, क्यूमुलेटिवली आपने देनी है, पीरियड की नहीं देनी, विद ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू द सेम डेट इन द पीरियड, ये भी आपने डेट टू डेट चाहिए। और आखिर में सिलेक्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स, सारे नोट्स नहीं देने। एनुअल अकाउंट्स में तो बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर होते हैं, यहाँ सिलेक्टेड डिस्क्लोजर देने हैं जो जरूरी है, जो मटीरियल, सारे नहीं देने। और basis and basic and diluted EPS should be presented on the face of interim statement of profit and loss and other comprehensive income for those entities within the scope of IAS 33। तो जिन कंपनी में IAS 33 लगता है उनमें आपने अर्निंग पर शेयर भी दे। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना। अकाउंटिंग पॉलिसीज, द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड इन एन एंटिटीज इंटरिम रिपोर्ट, जो कि उसकी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। ये नहीं हो सकता कि एनुअल अकाउंट में पॉलिसी कुछ और यहाँ कुछ और हो, वही पॉलिसी यहाँ भी अप्लाई।
मेजरमेंट शुड बी मेड ऑन ए ईयर टू डेट बेसिस। मतलब मेजरमेंट कैसे होगी, पिछले साल के एंड से लेके इस पीरियड तक जब पे आप चीजें बना रहे हैं, तो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, ये मेजरमेंट होगी। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर लाइकली टू रिलाई मोर हैवीली ऑन एस्टिमेशन मेथड्स देन एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो फिर भी एक्चुअल फिगर्स इकट्ठी हो चुकी होती हैं, यहाँ बहुत सी फिगर्स अभी रिलेटेड नहीं होती और नहीं पता होता फ्यूचर में क्या होगा, तो यहाँ जनरली एस्टिमेशन ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, इसे आपने पूरी तरह से एक बार देख लेना है। और अब इंशाल्लाह मैं आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और टेस्टिंग शुरू करूंगा कल से इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि आज या कल मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, और उससे पहले मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में कि आपने कौन सा चैप्टर तैयार कर। ठीक है, आज इंशाल्लाह मैं बता दूंगा और मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा, वो आपने करनी है, फिर आपने मुझे चेक करवा। और जल्दी इंशाल्लाह फिर इसका ना हम एक टेस्ट भी रखते हैं। अच्छा, ये पढ़िए जरा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन, ग्रीन टेक। खामोशी से पढ़ें और फिर हम इसे जल्दी से डिस्कस करके आगे चलें। ये तो खैर हमने कर लिया था ना पहले, या छोड़ दिया था? आपने किए हैं सारे? हो गए हैं? चले बस, ठीक है। ये तो उसके सॉल्यूशन है। तो आगे थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं आज हम। अगला चैप्टर है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू का चैप्टर निस्बतन कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर कंसिडर किया जाता है। इसकी रीजन है कि पहले तो हमें देखना है कि हमारा जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू प्राइमरीली क्या चीज़ है। हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई सर्विस देते हैं और लोगों को देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। जब हम लोगों को सर्विस ऑफर करते हैं, तो सर्विस देने से पहले वो एग्री करता है ना कि हाँ मैं आपकी सर्विस लेना चाह रहा हूँ। फिर टर्म्स एंड कंडीशन भी फाइनल होती हैं कि मैं इतने पैसों में दूंगा, इस तरह दूंगा, इतने टाइम में दूंगा। तो प्राइमरीली रेवेन्यू का ताल्लुक या रेवेन्यू के अमाउंट का ताल्लुक किस चीज से होता है? एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर। आपने पहले एग्रीमेंट कर कि जी मैं आपको अगले महीने 2 लाख आइटम्स दूंगा, आइटम का रेट ये होगा, ये उस पर सेल्स टैक्स होगा, इतने दिनों में पहुंचाऊंगा, ये डिस्काउंट दूंगा, एटसेट्रा, और डिलीवरी मैं दूंगा या आप उठाएंगे, सारी टर्म सेटल होती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है। फिर एग्रीमेंट के मुताबिक आप चीजें देखते हैं। ठीक है, और आप अपना रेवेन्यू या इनकम जनरेट करते हैं। अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया कि मैं जी आपको अगले 6 महीने में 10 लाख आइटम दूंगा, तो क्या कोई जर्नल एंट्री पास होगी? एग्रीमेंट तो हो गया, साइन कर लिया मैंने। कोई डबल एंट्री पास होगी? कोई चीज रिकॉर्ड होगी? क्यों? इनकम जनरेट नहीं हुई, ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं। अब जब ट्रांजैक्शन होगी, तो कोई ना कोई इनकम रिकॉर्ड होनी चाहिए या कोई ना कोई एंट्री पास होनी चाहिए। किस हिसाब से होगी? कितने ही अमाउंट रिकॉर्ड करूं, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको कहा था मैं 10 लाख आइटम दूंगा अगले 6 महीने, और पहले महीने में मैं आपको 1 लाख आइटम दूंगा। लेकिन अब पहले महीने में आप सिर्फ दे रहे हैं 40,000, तो दे दिए, उसमें ले भी दिया, तो कोई एंट्री पास होगी? 40,000 की होगी, किस रेट पे होगी? रेट कौन सा लगाएंगे आप? हम्म? रेट की फिगर कहाँ से आएगी? ये कौन सा, कितने इनवॉइस देने? जो एग्रीमेंट था, तो एग्रीमेंट बेस्ड है। ठीक है ना? तो अगर आपने बात क्लियर है कि मैं एक आइटम 100 रुपए का दूंगा और मैं आपको 40,000 बेच रहा हूँ, देखो मैंने दे दिया आपको, अब ये आपके पास है, तो मेरा 40,000 ड्यू हो गया और मेरी इनकम है, मुझे इनकम रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको 40 आइटम जो दूंगा 100 रुपए के हिसाब से दूंगा। अब मैं आपको 40,000 दे रहा हूँ, तो 40,000, 40 लाख मेरा बन गया। मैंने आपको आइटम दे दिया, आपने कबूल भी कर लिया, ठीक है, तो मुझे 40 लाख बुक करना चाहिए। लेकिन मैंने वो जो 100 रुपीज के आइटम का रेट लगाया था, मैंने कहा था ना सिर्फ मैं आपको आइटम्स दूंगा, बल्कि अगले 6 महीने इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो मैं फ्री सर्विस भी दूंगा। अब वो भी आपने 100 रुपए में शामिल किया हो। अब अगर आपने जब 40,000 आइटम दे दिए, पूरे 100 के हिसाब से 40 लाख आपकी इनकम हो गई? नहीं हो। आपने दो सर्विसेज देनी थी, एक तो आपने आइटम देना था, और एक आपने उस पर अगर प्रॉब्लम आती है तो सर्विस भी तो देनी है ना, वो भी तो 100 में शामिल है। आइटम तो आपने दे दिया, सर्विस आपने दी है, तो फिर पूरा 100 कैसे इनकम में ले जा रहे हो? सर्विस तो आपने पूरी दी नहीं। अनसर्टन है तो कोई एस्टिमेट तो बनाओगे ना कि नहीं? आपको पता होगा कि जी तकरीबन अगर मैं एक 10 आइटम बेचता हूँ, तो उसमें से 9 आइटम की तो कंप्लेंट नहीं आती, एक की आई जाती है।
तो मेरा तकरीबन हर 10 आइटम पे सर्विस कॉस्ट इतनी लग जाती है। आपने वो सारी कैलकुलेशन करके 100 रुपए की प्राइस डिफाइन की होगी ना, कि मुझे कॉस्ट लग भी जाए तो मुझे फिर भी लॉस ना हो। इसका मतलब है आपने जब वर्क की तो आपको ये लगा कि जब मैं 100 रुपए की प्राइस चार्ज करता हूँ तो इसमें 98 रुपीज तो आइटम के हैं, 2 रुपए मैंने सर्विस के डाले। आप बात समझ आई। अब अगर आपने 40,000 आइटम सेल की है, 40,000 आइटम 100 के हिसाब से 40 लाख बनता है, लेकिन 40 लाख में से आइटम की अपनी प्राइस कितनी है? 40,000 इंटू 98। और सर्विस कॉस्ट कितनी आपने ली है? 40,000 इंटू टू, 80,000। तो 40 लाख माइनस 80,000, ठीक है, 39 लाख 20,000 आपने कमा लिया। आइटम दे दिए तो देना था दे दिया। तो फिर आपको इनकम में ले जाना चाहिए 39 लाख 80,000। 20,000 की सर्विस तो दी नहीं, लेकिन पैसे तो ले लिए। जिस चीज के पैसे ले लिए जाए लेकिन सर्विस अभी तक ना दी हो, वो क्या कहलाती है? हमने वर्ड यूज किया था, पैसे तो ले लिए लेकिन अभी मैंने जो काम करना है आपके लिए वो नहीं किया। इसे क्या कहते हैं? अनर्नड। ऐसी इनकम जो दे तो ली है लेकिन अभी अर्न नहीं की, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। अगर वो सर्विस नहीं दी तो मुझे पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। इसका मतलब है जब 40 लाख मैंने ले लिया, उसमें मुझे रेवेन्यू में कितना लेके जाना है? पूरा 40 नहीं ले जा सकता, सिर्फ उतना ले जाना है जितनी सर्विस दे दी गई, 39 लाख 80,000, 20,000। बाकी 80,000 मैंने कहाँ रखना है? अर्निंग। अब मैंने 6 महीने की सर्विस देनी थी, 6 महीने गुजर गए। जो सर्विस देनी थी दे दी, अगर नहीं भी जरूरत पड़ी तो गुजर गए। अब तो मेरी कोई सर्विस ड्यू नहीं है। अब वो जो मैंने पैसे लिए हैं वो मेरी रेवेन्यू बन गया कि नहीं? अब मैं 40,000 को रेवेन्यू में, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। इसी तरह जैसे बीकन हाउस है। बीकन हाउस जब आपको फ्रेंचाइज देता है किसी को, तो फ्रेंचाइज में सिंपली क्या लेता होगा? वो कितने पैसे, फर्ज करें उसने 20 लाख रुपया लिया फ्रेंचाइज देने। फ्रेंचाइज के बदले में वो क्या दे रहे हैं आपको? अगर आपने बीकन हाउस का एजुकेटर ले लिए, एक ब्रांच आप उनसे ले ली है और आपने उन्हें पैसे दिए हैं 20 लाख ब्रांच लेने के, तो उन्होंने ब्रांच दे दी आपको, ठीक है जी अब हमारा नाम यूज करो। आपके ख्याल में वो क्या क्या सर्विस दे रहा है? सिर्फ आपको परमिशन दे रहा है कि मेरे नाम से ब्रांच खोल लो, या कुछ और भी सर्विस देनी है उसने? क्या करते हैं ये स्कूल? वो जब आपसे फ्रेंचाइज फी लेता है ना, एक तो आपको परमिशन देता है कि मैंने आपको ब्रांच दे दी, एक अब वो आपसे कमिट करता है कि मैं आपको स्टडी मटेरियल भी भेजूँ, एक वो कमिट करता है कि मैं आपके टीचर्स को ट्रेनिंग भी दूंगा। तो वो जो 20 लाख या 1 करोड़ रुपये आपसे ले रहा है, उसके अंदर एक सर्विस नहीं है, तीन चार सर्विस है। तो ब्रांच तो उसने आपको दे दी और आपने काम शुरू कर दिया, तो ये प्राइस तो उसने कमा ली कि नहीं कमाई? लेकिन जो उसने मटेरियल देना है वो तो नहीं दिया, लेकिन पैसे तो ले लिए। तो वो क्या उसकी इनकम है कि अनअर्न इनकम? अनअर्न इनकम है। और फिर उसने जो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है वो एक ही दिन में तो नहीं देनी, वो तो लगे 6-8 महीने देनी है, वो भी उसने अभी डिलीवर नहीं किया, वो भी अनअर्न है। तो कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम फौरी तौर पे आपने कमा ली, उसकी तो एंट्री कर ली। पहली बात तो ये है कि उसने जब 1 करोड़ लिया, 1 करोड़ में परमिशन फी कितनी है, बुक्स की कितनी है, और तीसरी टीचर्स ट्रेनिंग की कितनी है, पहले तो ये बाइफरकेट करना पड़ेगा किसी बेस पे, ठीक है। उसके बाद में देखना पड़ेगा कि जो आपने चीज दे दी वो तो इमीडिएटली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, जो चीज आपने 6 महीने में देनी है वो कैसे चार्ज करोगे? अपने रेवेन्यू में कैसे डालोगे? पूरा एक ही महीने में डाल दोगे कि 6 महीने पे एलोकेट करोगे? 6 पे एलोकेट करोगे या कोई बेस बनाओगे? और तीसरी जो सर्विस है उसकी नेचर बिल्कुल ही फर्क है। वो मंथ पे डिपेंड ही नहीं करती, वो डिलीवरी पे डिपेंड करती है। वो 6 में भी हो सकती है, 10 में भी हो सकती है, 15 में भी हो सकती है। तो बेसिस भी बदल गई, तो कॉम्प्लिकेशन आ गई। आपको अपने ही एक जो रिसीव हुई हुई चीज़ है उसे तीन चार हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि इस पोर्शन को मैं ऐसे रिकग्नाइज करती हूँ, इसे मैं ऐसे करती हूँ, इसे ऐसे करती हूँ, मेरे ये एस्टिमेशन हैं, ये मेरी जजमेंट है, और ये मैं इसमें कैलकुलेट करती हूँ, इस तरह मैं एलोकेट करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे एक घर की कंस्ट्रक्शन का काम दिया या एक बिल्डिंग मैंने बना, जैसे ये राफे सेक्टर है। अब ये बिल्डिंग 2-3 साल ले लेती है बनते ही। आपने मुझे ठेका दे दिया कि मालिक आपने जगह करो, आपने मुझे ठेका दे दिया कि आप कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे बिल्डिंग बना दो। अब पहले साल में बिल्डिंग पे अच्छा भला काम हो गया है और आपने मुझे पैसे भी दिए हैं। आपने मुझे 20 करोड़ रुपया दिए, टोटल एग्रीड है, आप मुझे 1 अरब रुपया दो। पहले साल में आपने मुझे 30 करोड़ रुपया दिए, तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूँ? 30? क्या मैंने 30 करोड़ का काम भी किया हुआ है? ये तो मैंने देखा ही नहीं। फर्ज करें काम मैंने 20 करोड़ का किया है अंदर, 30 करोड़ तक का काम किया ही नहीं अभी तक, मतलब
आप कह लें कि जितने काम की प्राइस 30 करोड़ थी उतना काम मैंने किया ही नहीं अभी, लेकिन पैसे मुझे 30 करोड़ के मिल गए, तो मुझे रेवेन्यू में क्या ले जाना चाहिए? 20 करोड़ के बराबर मुझे काम जो किया उसे कैलकुलेट करके उतनी अमाउंट रेवेन्यू में ले जानी चाहिए। और जब मैंने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए हैं जिसका भी काम नहीं किया, वो कहाँ जाएगा? अनअर्न्ड में। तो हर साल जो वर्किंग करनी पड़ेगी, फिर एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैंने तकरीबन कितना काम किया है। काम को एस्टिमेट करना आसान तो नहीं होता। दीवारें भी बनी है, सीमेंट भी लगा है, बहुत से काम हुए हैं, और स्विचेस भी लगे हैं, छोटे बड़े बहुत काम हुए हैं। अब एस्टिमेट करना है कि एक्चुअली मैंने कितना काम किया है और इसकी प्राइस क्या बनती थी, बड़ा मुश्किल काम है। ये इन्हें कहते हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी हमें फैसला करना पड़ेगा कि एक प्रोजेक्ट अगर 1 साल से ज्यादा का है तो पहले साल के एंड पे कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, दूसरे साल में कितना करना है, तीसरे में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन इस स्टैंडर्ड में रेवेन्यू से रिलेटेड हम डिस्कस करें। ठीक हो गया? बेस समझ आ गई? अब आगे चलते रेवेन्यू से को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा है? उसने मैप दिया है, इसे पढ़ें। अ 5 स्टेप अप्रोच टू रेवेन्यू रिकग्निशन, के रेवेन्यू जब आप रिकॉर्ड करेंगे या रिकग्नाइज करेंगे तो 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, 5 स्टेप्स अपने जहन में रखने हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब वो स्टेप्स जब आपने फॉलो करने हैं तो आपको एक फिगर की जरूरत पड़ेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया है इसमें टोटल आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। मतलब आपने ये 1 अरब का लिया, तो सारे आपकी कॉस्ट तो 1 अरब नहीं होगी, ये तो आपको क्या फायदा है इतनी बड़ी लेने का? आपको अंदाजा है कि मुझे 70 करोड़ का पड़ेगा, मेरी कॉस्ट 70 लगेगी, लेकिन आगे से मैं 1 अरब ले लूंगा तो मैं 30 करोड़ कमा लूंगा। तो एक तो वो रेवेन्यू की फिगर तो आ जाएगी, मेरा जो भी एग्रीमेंट हुआ है उस पार्टी से जिसने बनवाने हैं, लेकिन मेरी कॉस्ट क्या लगेगी? वो तो मुझे पूरी वर्किंग करनी पड़ेगी ना, कि मैंने ये बिल्डिंग बनानी है, इतना एरिया, इतने कमरे हैं, इतने फ्लोर हैं, तो मेरी तकरीबन इतने पैसे लग ही जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं प्राइस कोट कर सकता हूँ। फिर प्रेजेंटेशन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फिर हमने देखना है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इस पूरी चीज को कैसे शो करेंगे। और आखिर में डिस्क्लोजर, कि फिर इसके क्या क्या डिस्क्लोजर हमें अपने यूजर को दे। अच्छा जी, IFRS 15 है ये, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड इसलिए आया है, सिर्फ रेवेन्यू क्यों नहीं कह रहा, कि मैंने शुरू में आपको बता दिया है कि जब भी आप रेवेन्यू जनरेट करते हो तो आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना किसी के साथ, तभी आप उसे चीजें देते हो। तो इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर के साथ हुए हैं उनका जो रेवेन्यू है उसे कैसे अकाउंट फॉर करो। रेवेन्यू क्या है? इज इनकम अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एन एंटिटीज नॉर्मल ट्रेडिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एंटिटी की ट्रेडिंग या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उसमें जो इनकम अराइज होती है वो रेवेन्यू। अच्छा, इनकम और रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट और रेवेन्यू? उसमें कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। रेवेन्यू का मतलब है आपने टोटल पैसे लेने ही कितने, उसके बाद उसमें से सारी जो कॉस्ट आपने इनकर की वो माइनस करके आपका प्रॉफिट आता है। हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, याद रखें। ठीक है? अच्छा जी, revenue presented in the statement of profit and loss should not include proceeds from the sale of non-current assets और सेल्स टैक्स। तो इसमें नॉन करंट एसेट जो आप बेचते हैं, जो आपने यूज के लिए लिए थे, वो रेवेन्यू की फिगर में नहीं आएंगे। रेवेन्यू की फिगर में आपकी इन्वेंट्री की सेल आएगी सिर्फ, जो कि आपका असल बिजनेस है। आपने बीच में कोई अपने एसेट बेच लिया, वहां से भी रेवेन्यू अर्न किया, तो वो इधर नहीं आएगा, वो अदर इनकम में जाएगा। और इसी तरह सेल्स टैक्स जो आप लेते हैं वो भी रेवेन्यू का पार्ट नहीं। ये बात समझ आई? क्या मतलब? शाबाश। फर्ज करें आपका रेट ऑफ सेल्स टैक्स है 17%, और आपने एक चीज किसी को 100 रुपए की बेची है, तो आप उसे कितने पैसे लोगे? 170। अब 117 उसने दे दी है आपको, इसकी एंट्री क्या करो? डेबिट क्या होगा? हाँ, रेवेन्यू तो इनकम है। इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट होती है या क्रेडिट होती है? वो तो क्रेडिट होती है। डेबिट क्या हो? कैश। कैश डेबिट। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 100 से या 117 से? 100 से। बाकी 17 कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स पे। यही वो कह रहा है कि रेवेन्यू में 117 नहीं लेके जाना, सेल्स टैक्स की फिगर रेवेन्यू में नहीं लेके जाना। ठीक है? इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव,
इसे आप पढ़ लीजिएगा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि इन्वेस्टर जो है उसके लिए ये स्टैंडर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो स्टैंडर्ड से क्या चीज निकालना चाह रहा है। क्या इन्वेस्टर जनरली क्या निकालेगा, ब्रीफली मुझे बताओ, उसे क्या फायदा होगा, क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्यूचर्स में क्या आ सकते हैं उसका अंदाजा हो जाए कि आज का रेवेन्यू उतना है तो फ्यूचर में तकरीबन इतना या इससे ज्यादा या इससे कम आएगा। अगर आप उसमें एसेट की फिगर भी ऐड कर दोगे वो तो बहुत इन्फ्लेटेड होगी, उसे लगेगा ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। उसे ये नहीं पता कि इसमें रेगुलर जो इनकम है वो तो थोड़ी है, बाकी तो सेल ऑफ एसेट है। तो इसलिए वो कहता है कि रेवेन्यू को अलग से शो करो, इससे जो इन्वेस्टर है उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रॉफिट अपनी इन्वेंट्री के थ्रू कितना प्रॉफिट है। तो फिर डिसीजन लेने में उसे आसानी होगी। और बहुत शुरू में हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टर के लिए सबसे वाइटल इंफॉर्मेशन क्या होती है, फ्यूचर कैश। इन्वेस्टर के लिए पास्ट इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, फ्यूचर प्रोजेक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा वो किस चीज को फोकस करता है, कैश फ्लोज, इसके कैश फ्लो कितने हैं। ठीक है, तो इसे हमने पढ़ लेना एक बार। ना समझ आए कोई चीज तो कल हम उससे डिस्कस करो। फिर प्रोग्रेशन, ये वो बता रहा है कि आपने क्या करना है। यू विल हैव स्टडीड रेवेन्यू इन योर प्रायर स्टडीज बट एसपीआर विल एग्जामिन मच मोर कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। पढ़ा तो आपने पहले भी है, यहाँ जो सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। रेवेन्यू रिकग्निशन, 5 स्टेप अप्रोच में सबसे पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया कि नहीं, फाइनल है, आर वी बाउंड, हम बाउंड हो गए हैं कि नहीं। बाउंड हो गए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर के, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर हमने एक सर्विस देनी है, दो देनी है, तीन देनी है, जैसे मैंने बीकर हाउस की एग्जांपल दी। पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझ लो, आइडेंटिफाई करो। नंबर 2, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद एन अकाउंट। समझ आ गई। अगर बीकर हाउस वाले कॉन्ट्रैक्ट की मिसाल लूँ तो सेकंड स्टेप का मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हमने क्या देनी है और उसकी क्या क्या तकरीबन प्राइस बनती है जो हमने चार्ज की है। तीसरे नंबर पे डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस, हमने दे दिया, अब ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करेंगे। हमने 3 सर्विसेज देनी है तो हमें कम से कम कितने पैसे मांगने चाहिए, उसकी प्राइस डिटरमिन कर लें। चौथे नंबर पे एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 अरब, तो 1 अरब में से बुक्स पे कितना एलोकेट करना है, टीचर्स ट्रेनिंग पे कितना करना है, और जो इनिशियल नॉन रिफंडेबल हमें पैसे लेने हैं उस पर कितना करना है, उसे बाइफरकेट। ठीक है, और आखिर में रिकग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जब ऑब्लिगेशन पूरी हो जाए, आप सर्विसेज दे दो, तब रेवेन्यू रिकग्नाइज करो, उससे पहले ना करो। उससे पहले पैसे तो ले चुके हो तो उसे क्या रिकॉर्ड करो, अनअर्निंग। तो उसने 5 स्टेप अप्रोच बताई। पहले कॉन्ट्रैक्ट को समझ लो पूरी तरह से, गलती ना करना कि इसकी नेचर क्या। फिर उसके सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग से पिन पॉइंट कर लो, इसमें कितनी ऑब्लिगेशन है मेरे लिए। फिर उसकी ओवरऑल प्राइस डिफाइन कर लो कॉन्ट्रैक्ट की। फिर उस ओवरऑल प्राइस को तकसीम कर दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को, और आखिर में देखो कि जो जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते जाओ सिर्फ उतना ही रेवेन्यू बुक करो, उससे ज्यादा बुक ना। ठीक हो गया, तो ये 5 स्टेप अप्रोच कहलाती है। इलस्ट्रेशन पढ़े जरा खामोशी से आप। जी, समझ आ गई। अप्लाई करें अप्रोच। टोटल कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, और की बात नहीं है, सेल ऑफ कंप्यूटर, एक गुड्स की सेल, दैट्स इट। अब आगे पढ़ो, सेकंड स्टेप क्या था, प्रभाव। अब देखो कि ये सिर्फ सेल ही है या इसमें कुछ और भी है। अब आप मुझे जवाब दो, अब ये क्या समझ है किस चीज का है, सिर्फ सेल का नहीं है, सेल ऑफ कंप्यूटर का भी है प्लस टेक्निकल सर्विसेज देने का भी। और कितने दिन देनी है, 12 मास, अगले 1 साल में कभी भी दी जा सकती, और जब वो क्लेम करेगा गलती होगी खराबी होगी। अच्छा, वो भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिफाइन करो, कितनी है टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस।
420। तीसरा स्टेप भी पूरा हो गया। चौथा स्टेप, 420 को एलोकेट कर दो। वो भी उसने खुद ही बता दिया। यहाँ तो उसने आसानी से बता दिया, तो आसान नहीं होता एलोकेट करना, बड़ी वो जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। एलोकेशन हो गई। सेल ऑफ कंप्यूटर का कितना है? 3। और सर्विस कितना है? और कंप्यूटर आपने हमें दे दिया है। और लीगल टाइटल भी ट्रांसफर कर दी। कंप्यूटर की अपनी सेल प्राइस क्या थी? 3। तो 3 हमने कमा लिया कि नहीं? ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो गई। तो 300 को तो आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया। बाकी 120 आपने उनकी सर्विस नहीं दी। वो क्या करोगे, कैसे उसे रिकॉग्नाइज करो? सर्विस दो। पता नहीं सर्विस देनी भी है कि नहीं, हो सकता है कंप्यूटर खराब ही ना हो। एक बार भी सर्विस ना देनी पड़े, हो सकता है 10 बार देनी पड़े। बार बार खराब होना शुरू हो जाए, क्या पता चलता। अभी तो मुझे जजमेंट अप्लाई की। तो जजमेंट क्या कहती है, क्या करूं, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं, आज कल परसों, या कैसे करूं? मैं 12 पे डिवाइड कर दूं, एवरेज आउट कर दूं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड यास्टिक तो है नहीं। मैं, अल्लाह माफ करे, मतलब मुझे वही तो नाजिल नहीं होनी कि तीसरे महीने में मुझे जरूरत पड़ेगी, फिर 7वें में पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं पता। तो आसान तरीका यही है, कोई और बेसिक मतलब कोई आपके लिए रिलायबल कोई स्टैंडर्ड तरीका मौजूद नहीं है, तो आप उसे 12 महीने पे डिवाइड कर दो। तो आप 1200 120 डिवाइडेड बाई 12 करके हर महीने इतना अनअर्न से निकाल के फंड में डालते हो। तो पांचों स्टेप पूरे हो गए। ये उसने अप्रोच किया। ठीक है। नीचे आपने पढ़ लेना, इसका जवाब पढ़ लोगे। और फिर मुझे आपने बताना है अगर समझ ना आए या कोई चीज प्रॉब्लम करे। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे याद समझना है। ये आखिर में लिखा है नोट सॉल्यूशन में। एसबीआई एग्जाम इज अनलाइकली टू रिक्वायर यू टू अप्लाई ऑल द 5 स्टेप्स। वो ये नहीं कहेगा कि तो पांचों स्टेप अप्लाई करो, वो किसी एक या दो स्टेप्स की बात करेगा। और उसमें आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि इस स्टेप के रेफरेंस में बात करोगे, इस स्टेप में आपने क्या करा। ठीक है ना? तो पूरे के पूरे लंबी चौड़ी कहानी नहीं मांगेगा, कॉन्सेप्चुअली आपको चेक करें, ये जेन में रखो। और आपने मोस्ट रेलिवेंट जवाब देना है। इधर उधर का जवाब नहीं देना है कि वो पूछे कुछ और आप जवाब कुछ और दें। उसके बाद अब स्टेप 1 जो है उसे हम डिस्कस करें। IFRS 15 says that a contract is an agreement between two parties that creates rights and obligations. A contract does not need to be written. तो कॉन्ट्रैक्ट वर्बल भी हो सकता है। आपने बिजनेस लॉ पढ़ लिया? अभी पढ़ना है। उसे आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये पढ़ लोगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना जरूरी नहीं। अगर आप वर्बल कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो जबानी, और बाद में आप कोर्ट में मान लेते हो कि हाँ हमारी ये बात हुई थी, यू आर बाउंड। लेकिन मुल्क के अपने लॉज होते हैं। पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सर्टेन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, दैट मस्ट बी इन राइटिंग। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं कहता कि दैट शुड बी इन राइटिंग, वो दूसरा लॉ कहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वर्बल भी हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी लॉ, और चूंकि आप प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करें तो प्रॉपर्टी लॉ में आप बाउंड हो। प्रॉपर्टी लॉ की वजह से आपको राइटिंग में करना पड़ जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ वो जनरल बात कर रहा है कि ना स्टैंडर्ड ये कहता है, ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग। अगर वर्बल भी है तो वर्बली कहता है। अच्छा जी, an entity can only account for revenue from a contract if it meets the following criteria. The parties have approved the contract and each party rights can be identified. आपने बकायदा एक दूसरे के साथ साइन कर दिए, अप्रूवल दे दी है, और आपके क्या राइट्स हैं और उसके क्या राइट्स हैं बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी है फिर क्या रिकॉर्ड करोगे, फिर तो मांग ही कुछ नहीं सकते। तो आपने साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट, राइट्स आपने डिफाइन कर दिए हैं, बाउंड हो गए हैं। और जो राइट्स हैं दोनों पार्टीज के वो बड़े क्लियरली विजिबल भी है, नजर भी है। पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाइड। बहुत क्लियरली पता है कि किसने किसे कितना पे कर और कब पे कर। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद है। नंबर 4, इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल बी पेड। और ये नजर आ रहा है कि एंटिटी को पेमेंट हो जाए। ये नहीं है कि हमें आज ही पता होगा यार कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, पता नहीं ये पैसे देगा कि नहीं। ऐसा नहीं है। नजर आ रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे। क्लियर है? कोई चीज अगर समझ ना आई हो, कमर्शियल सब्सटेंस। शाबाश, मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, एक ट्रांजेक्शन मैं आपके साथ करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये आपने कहा सर आपका लैपटॉप बहुत अच्छा है। मैंने कहा ले लो तुम। अच्छा सर ले लो। ठीक है, चलो मैं ले लेती हूँ। तो कितने में देंगे? मैंने कहा यार तुम्हारा अपना ही है, तुम बच्चियों जैसी हो, ले लो, बस मुनासिब सा कर लो। अब आपने उसे मुझे कहा कि सर ये मेरा मोबाइल ले लो।
मैंने वैसे भी सेव करना है, और 5,000 दे दूँ। अब लैपटॉप है 70,000 का, लेकिन आप जो मुझे ऑफर कर रही हो वो है तकरीबन 20-30,000। मैंने कहा यार नहीं, कोई बात। अब ये एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है? आपने कहा सर आपका लैपटॉप चाहिए, आप बेच रहे हैं मुझे, सर कितने का देंगे? बेटा मैंने मार्केट में पता किया 70,000 का है ये। मार्केट में तो तुम 70 के करीब तो दो ना। नहीं सर मैं तो 68 दूँ। देख लो यार बेटा, अब आपकी मर्जी है। वैसे तो 70 है, चलो कोई बात नहीं, तुम 69 दो। 69 पे बात हो। दूसरा ये सिनेरियो हो। पहले सिनेरियो में मेरी इंटेंशन क्या है? मैं लैपटॉप बेच के अर्निंग करना चाह रहा हूँ, उन पैसों के लिए लैपटॉप बेच रहा हूँ, या आपको फेवर दे रहा हूँ बस मैंने कहा चलो खत्म करो बात। फेवर भी है, ताल्लुकात को मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने बेचना नहीं था ना, मुझे जरूरत है। दूसरे केस में मैं बाकायदा प्रॉफिट के लिए मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में कितने का है, और मुझे कहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा। हो सके मैं आपको इनकार कर दूँ, नहीं मैं तो 68 का नहीं दे सकता, मैं तो 70 का ही दूंगा। इसका नाम है कि मैं कमर्शियली देख रहा हूँ कि मुझे क्या। ये होता है कि ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, आप एक दूसरे को फेवर नहीं दे रहे। आप ताल्लुकात की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। आप बाकायदा गिव एंड टेक कर रहे। इन शॉर्ट, अगर ये चीजें हैं तो फिर हम कहते हैं ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। और अगर ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इसका मतलब है मेरी इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करने की नहीं है, मैं किसी और चक्कर में। जैसे मेरी एक पेरेंट कंपनी है, मैंने एक सब्सिडरी खरीदी। मैं अपना प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचता हूँ वो 1 लाख रुपए का बेचता हूँ। मेरी सब्सिडरी है, वो मेरी है। वो भी मुझसे चीजें खरीदेगी और आगे उस पर कोई प्रोसेस करेगी। मैंने अपनी सब्सिडी को भी बेचनी है और मार्केट में भी बेचना है। मार्केट में मैं बेचता हूँ 1 लाख का, तो जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो प्रॉफिट ध्यान में रख के बेचूंगा ना, बिजनेस कर रहा हूँ। सब्सिडी को मैंने चलाना है कि नहीं यार, अभी नई कंपनी है, अगर इसे चलाओ, इसे पहले इसके पैरों पे खड़ा करो। मेरी अपनी कॉस्ट है 70,000, मैं सब्सिडी को 70 पे ही ले लेता हूँ कि चलो तुम मेरी कॉस्ट पे ही ले लो, कम से कम बिजनेस स्टैब्लिश। तो पहली ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, दूसरी में कमर्शियल सब्सटेंस। आप समझ आए? तो रेवेन्यू जब आप रिकॉग्नाइज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यारी दोस्ती में किया जा रहा है, रिलेशनशिप की वजह से किया जा रहा है, या फेवर देने के चक्कर में, या मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा रहा है, कुछ और मोटिव्स हैं। तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं। तो ये आपने एज्यूम करना है और देखना है कि देयर मस्ट बी कमर्शियल सब्सटेंस इन द मार्केट। ठीक है, क्लियर? अगर मेरी चीज, अब मैं इसे एक और सेंस में भी समझाता हूँ। लैपटॉप मैंने लिया 70 में, और मैं फौरन ही आगे लाख में बेच रहा हूँ, तो क्यों बेच रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए। 30,000 प्रॉफिट के लिए, तो इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है। मैं लैपटॉप 70 का लिया और आगे 70 में ही बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए? नहीं, प्रॉफिट के लिए बेचना होता है, मैं 70 में क्यों बेच रहा हूँ? मैं किसी और चक्कर में बेच। अब पहली जो मैंने 70 की चीज लेकर लाख में बेची, तो जब मैंने बेची तो क्या एंट्री करूंगा? मुझे कैश आ गया। डेबिट क्या होगा? कैश। क्रेडिट क्या होगा? हम्म, क्या? हाँ हाँ, इन्वेंट्री नहीं। इन्वेंट्री तो मैंने 70,000 की ली थी। चलो इन्वेंट्री मैंने जब 70 का लैपटॉप खरीदा, मैंने क्या एंट्री की? जब खरीदा था 70 का, डेबिट क्या करूँगा? एसेट या इन्वेंट्री? डेबिट। क्रेडिट कैश। अब मैंने 1 लाख का बेच दिया, 1 लाख की क्या एंट्री करूँगा? डेबिट कैश, क्रेडिट, इन्वेंट्री, क्या करूँ? डेबिट कैश, क्रेडिट, इन्वेंट्री। शाबाश। रेवेन्यू, इन्वेंट्री नहीं। सेल्स के टाइम पे दो एंट्रीज होती है हमेशा, एक सेल्स प्राइस की एंट्री होती है और एक कॉस्ट की एंट्री होती है, तभी मेरा प्रॉफिट निकलेगा ना। ठीक है, तो जब मैंने चीज खरीदी तो मैंने एंट्री की, जब मैंने वो इन्वेंट्री खरीदी थी या स्टॉक खरीदा, मैंने एंट्री की स्टॉक डेबिट टू कैश क्रेडिट 70। अब जब मैंने 70 की चीज 100 में बेची, एक एंट्री मैंने की कैश डेबिट टू रेवेन्यू। मैंने मैंने यही कहा था ना कि वो चीज जो मुझे एक्चुअल मिलनी है, टोटल पैसे एक्सपेंसिव माइनस किए बगैर, वो रेवेन्यू को, ये एंट्री पास कर ली है। अब ये बस इतनी एंट्री है, तो मेरा प्रॉफिट कितना है नजर आ रहा है मेरी बुक्स में, मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया? प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? रेवेन्यू माइनस
रेवेन्यू माइनस इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो जो मुझे नेट सेविंग होती है वो मेरी प्रॉफिट होती है, इनकम माइनस एक्सपेंस। इसकी नेचर क्या है जो डेबिट हुआ है? ये एक्सपेंस तो नहीं है, स्टॉक है। स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में आता है या बैलेंस शीट में आता है? कहाँ आता है? करंट एसेट्स में। तो ये तो एसेट है, आप कैसे एक्सपेंस कह रहे हो उसे? ये एसेट है, एसेट टू कैश, कैश तो एसेट है। रेवेन्यू की नेचर क्या है? रेवेन्यू, इनकम। अभी तक मैंने इनकम कितनी बुक की है दो एंट्रीज में? 100। एक्सपेंस कितना बुक किया है? यही, मैंने तो एसेट बुक किया हुआ। ये ऐसे मेरे पास रहा नहीं, ये तो चला गया। तो मैं क्यों शो कर रहा हूँ एसेट? एसेट को कम करूँ और क्या शो करूँ? एक्सपेंस हो गया, चला गया, एसेट प्रोवाइड हो गया। तो एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस टू स्टॉक, स्टॉक क्रेडिट होकर जीरो हो गया और सारी फिगर कहाँ चली गई? एक्सपेंस। एक्सपेंस से तो ये लगता है जैसे चोरी हो गया। अगर चोरी हो जाए तो फिर यही एंट्री होगी ना, लॉस टू स्टॉक। चोरी हो गया, गया नुकसान ही नुकसान है, ये चोरी तो नहीं हुआ, ये तो सेल हुआ। हुआ तो एक्सपेंस ही है, मेरे पास नहीं रहा, चला गया। लेकिन इसकी नेचर, इसका नाम इसकी नेचर के हिसाब से होना चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने सेल किया, चोरी नहीं करवाया, सेल किया। और जब सेल किया है तो ये उसकी सेल्स प्राइस है या कॉस्ट है? ये तो कॉस्ट है, तो इसका नाम क्या रखूं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब मुझे बताएं, तीन एंट्रियों में मैंने रेवेन्यू कितना बुक किया है और कॉस्ट कितनी बुक की है? इस एंट्री में कितनी कॉस्ट बुक हुई है? इसमें कितनी हुई है? इसमें कितनी हुई है? अब प्रॉफिट निकल आएगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। अब मैं इस पोजीशन में पहुंचा हूं कि मैं प्रॉफिट निकाल सकूं। अब समझ आई बात? अब यहाँ पे हो जी। तो पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वेश्चन क्या था यहाँ पे जो मैं आपको लेके चल रहा था? हाँ, कमर्शियल सब्सटेंस। तो अगर आप किसी चीज को प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कर रहे हैं और बाजी तौर पर नजर आ रहा है कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, हम कहते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस मौजूद, कमर्शियल हकीकत मौजूद। इस कॉन्ट्रैक्ट को हकीकी एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रॉफिट के लिए किया गया। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो ये है। अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ। मैंने लैपटॉप खरीदा 70 का, तो ये एंट्री कर दी। स्टॉक टू कैश। अब आपने मुझे कहा सर मुझे दे दें, मैंने कहा बेटा आप तो अपने घर की बच्ची हो, तुम मुझसे कॉस्ट पे ही ले लो। जिस तरह में मुझे पड़ा था मैं दे देता हूँ, मैंने आपको 70 भी दी और आपने मुझे 70 दे दिए। क्या एंट्री होगी? डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? हाँ हाँ, आपने मुझे 70 दे दिए। आप कैश, मुझे क्या मिला? कैश 70। क्रेडिट कैसे करूंगा? अगर वही स्कीम होती तो मैं रेवेन्यू को क्रेडिट 7 और फिर मैं अपनी कॉस्ट बुक करता, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू स्टॉक 70। तो कितना प्रॉफिट होता है? जीरो प्रॉफिट। लेकिन ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने प्रॉफिट अर्न की है, मैंने तो प्रॉफिट के लिए दिया ही नहीं। तो देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, तो ये दो एंट्रियां ऐसे नहीं करनी। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे नहीं करना। आपने सीधी सीधी एंट्री पास कर देनी है, कैश टू स्टॉक सर। बस आपकी एंट्री से नजर आए कि आपने प्रॉफिट के लिए किया ही कुछ नहीं, ना रेवेन्यू बुक करें और ना मतलब कॉस्ट ऑफ सेल अलग से बुक करें, पहले रेवेन्यू करके कॉस्ट ऑफ सेल और डायरेक्टली स्टॉक बुक करें। एक्सपेंस भी बुक ना करें, स्टॉक आया स्टॉक चला गया। आपका मकसद ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। तो अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो एंट्री की स्कीम बदल जाती है। आपने रेवेन्यू बुक करना होता है और कॉस्ट ऑफ सेल बुक करनी होती है। अगर आपका इरादा है ही नहीं प्रॉफिट का, जिस पे दिया उसी पे दे दिया, तो आपका तो इरादा प्रॉफिट का है ही नहीं। तो कौन सा रेवेन्यू, कौन सी कॉस्ट? स्टॉक आया स्टॉक चला गया, कैश गया कैश आ गया, खत्म बात। एंट्री खुद बता रही है कि इसके पीछे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। आप ये पॉइंट समझ आए?
इसलिए उसने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होगा तो ही रेवेन्यू बुक होगा, अदरवाइज रेवेन्यू बुक नहीं करना, डायरेक्ट एंट्री कर दे। सॉरी, कम दे। हाँ वो फिर वो भी एक बात है, लेकिन अब कमर्शियल सब्सटेंस तो नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, 60 कर लें। अब स्टॉक को आपको 70 से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 और डालना पड़ेगा ना, आपका लॉस हो गया। इस लॉस की नेचर क्या है, आप बताएं। ये सेल तो नहीं हुई, लेकिन 10 रुपए का लॉस तो हुआ, इसकी नेचर क्या है, मैंने आपको क्या दी, मैंने आपको स्टूडेंट डिस्काउंट दी, ये है डिस्काउंट एक्सपेंस। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल में फिर भी नहीं जाना, एक्सपेंस तो बुक करना पड़ेगा, लेकिन उसकी नेचर अगर ऐसी लिखें जिससे नजर है, तो डिस्काउंट तो दी जाती है ना अपने बच्चों को। और उसमें आपका मकसद प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता, बात का रेवेन्यू डिस्काउंट दे देते हैं, तुम्हारे एक पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है बेटा जो आप कहते हो ना, फिर आप उसे डिस्काउंट में डालोगे। अब देखो रेवेन्यू कहीं नहीं आया, कॉस्ट ऑफ सेल का वर्ड नहीं आया, तो नजर आ रहा है कि इसमें एक पीछे कमर्शियल सब्सटेंस नहीं था। ठीक है ना, क्लियर है। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चले कुछ और भी, और फिर आगे चलते हैं। स्टॉक डेबिट टू कैश क्रेडिट। एक कस्टमर आया, मैंने कहा यार 100 रुपये प्राइस है, वो कहता छोड़ेंगी कहाँ फिर रहे हैं, मार्केट में तो 65 का बिक रहा है, आप कौन सा लेके बैठे, अगर आपने 100 रुपये 70 का लिया था तो आपका कसूर है, आपने परचेज महंगी ली है, मार्केट में तो प्राइस ही 60 रुपये है। जब मैंने मार्केट से पता किया तो मुझे भी लगा हाँ यार, ये तो मैं गलत ले बैठा हूँ, मैंने तो परचेजिंग महंगी कर ली है। ठीक है, अब मैं इसे बेच ही नहीं सकता, लोग बड़े सियाने हैं, वो कहेंगे तो महंगा बेच रहे मुझे से क्यों ना ले लें, मजबूरन मुझे 60 का बेचना पड़ेगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ, जो मिल रहा है निकालो, ताकि आइंदा गलती, ये लेके बैठा तो नहीं रहना, वो तो पूरा 70 ही जाया हो जाएगा। अब मुझे 60 में बेचना, और मैंने 60 में बेच दी। अब एंट्री क्या हो गई, कैश डेबिट 60 टू स्टॉक या रेवेन्यू। क्या इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है ट्रांजैक्शन में? क्या मैंने आपको डिस्काउंट देते हुए अपने ताल्लुकात की वजह से आपको 60 में दिया, या मैं फंस गया हूँ, कर मैं बिजनेस ही रहा हूँ लेकिन मैं फंस गया हूँ। तो कोई चीज मैं 90 की बेचता हूँ, कोई 80 की बेचता हूँ, कोई 70, कोई बिजनेस ऐसे ही करते हैं। हर एक को बराबर प्राइस नहीं लगाते, जो 1 लाख मिनट लेता है उसे सस्ता लगा देते हैं, जो थोड़े देता है उसे ज्यादा लगाते हैं, बाज़ औक़ात आप लॉस में भी दे देते हैं कि ताकि अगला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए मुझे, तो वो ऑब्लाइज करने के लिए। लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस तो है ना, कर तो बिजनेस ही रहे हैं, तो फिर यहाँ पे रेवेन्यू भी आए और कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगी, और रेवेन्यू कम है कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस बुक हो जाता है। सिर्फ नेचर पे, इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर वो चीजें क्लियर हो रही हैं तो ये कमर्शियल सब्सटेंस है, तो फिर यही एंट्रियां हो, चाहे लॉस है कि गेन। लेकिन अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो फिर दो एंट्रियां हो, नेचर बदल जाएगी, अल्टीमेटली पहुंचना आपने वहीं पे है, आपने एक्सपेंस और इनकम के नाम बदल दिए। लॉस आपको होना ही है या गेन होना ही है, या नो लॉस नो गेन होना है, लेकिन तो फिर प्रेजेंट करने का स्टाइल बदल जाता है ताकि देखने वाले को फील हो कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस था कि नहीं था। तो रेवेन्यू का वर्ड हमेशा उसी वक्त आएगा व्हेन देयर इज कमर्शियल सब्सटेंस इन दैट ट्रांजैक्शन, रिगार्डलेस कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं कि लॉस का, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी नीयत क्या थी उस हिसाब से रेवेन्यू का वर्ड आता है। क्लियर हो गया, तो ये याद रखो। और आखिर में इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल एंड द प्रॉफिट। अब ये इलस्ट्रेशन 2 आपने पढ़ लेनी है, कल इंशाल्लाह इसे हम आगे लेके चलेंगे, और मेरी कोशिश ये होगी कि कल हम इसका मैक्सिमम पोर्शन खत्म कर दें। ठीक है, टेक्निकल तो है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि बिल्कुल ही सरफेस से गुजर जाए, अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल इसके अंदर चीज़ें बहुत है, कोशिश करेंगे कल हो जाए, नहीं तो फिर मंडे को इंशाल्लाह इसे खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह बाद में दोबारा मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।